हेलो हेलो माइक चेक। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? हेलो हेलो माइक चेक। शक्तिमान शक्तिमान, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और रोमांचकारी टॉपिक व्रतीय गति में, जिसका नाम है ऊर्ध्वाधर व्रतीय गति। आज हम देखेंगे कि कोई भी वस्तु को जब आप घुमाते हैं तो अभी तक तो आसान तरीके से घुमाया जा रहा था, क्षैतिज में घुमाया जा रहा था, लेकिन अगर हम किसी एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर, मतलब कि जैसे मैं इस वायर को घुमा रहा हूं, सीधे घुमाते हैं तो उसमें नीचे कितना वेग देने पर, न्यूनतम कितना वेग देने पर वो पूरा पूरा घूमता है, या हम कब उसमें वेग अगर कम दे देते हैं तो क्या होता है, ये ऐसा नीचे गिर जाता है, पूरा नहीं घूम रहा है, ये वापस आ जाता है। या कभी कभी क्या होता है कि वेग कम देने पर वो वहीं पर ही ऐसा डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग करता रहता है। और कभी अगर हमने ज्यादा वेग दिया तो पूरा पूरा घूम जाता है। तो कितना वेग देने पर क्या होता है, और इसमें किसी भी बिंदु पर हम तनाव कैसे लिख सकते हैं, हम इसमें किसी भी बिंदु पर वेग कैसे लिख सकते हैं, सब कुछ आज की क्लास में होगा डिस्कस। तो चलिए क्लास की करते हैं शुरुआत। आज हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर व्रतीय गति। चलो भाई, रिवीजन टेक्निक बता दीजिए। बिल्कुल तकनीक बता देंगे आज रिवीजन तकनीक भी बता देंगे। हाँ भाई, तो लेक्चर नंबर 5 आज हमारा व्रतीय गति पर, और हमें आज की क्लास में बस एक ही चीज पढ़नी है, ऊर्ध्वाधर व्रतीय गति। इसमें आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। बल गतिकी पे कुछ छोटी मोटी सी बातें बची थी, उसे हम खत्म कर देते। एक ही फॉर्मूला बचा था, वो भी मैं आपको बता देता हूं। टेस्ट का सिलेबस मैं बहुत बार बता चुका हूं। टेस्ट में कार्य ऊर्जा शक्ति पूरा आएगा और व्रतीय गति पूरा आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या आप लोग 4 से 5 दिन और रुक सकते हैं क्लास 12 स्टार्ट कराने से पहले? हाँ या ना? क्या आप लोग 4 से 5 दिन और रुकेंगे? 4 से 5 दिन, जैसे 5 दिन में हमारा व्रतीय गति हुआ है, इसी प्रकार से एक और चैप्टर होता है जो 5 या जैसे 6 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा उसमें भी नहीं लगेंगे। वो होता है द्रव्यमान केंद्र और संघट। मैं इसलिए वाला चैप्टर करवाना चाहता हूं क्योंकि वो चैप्टर भी इसी से कनेक्टेड है। वो पूरी बातें एक बार में खत्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद में संघट मतलब कि टक्कर भी कार्य ऊर्जा और शक्ति का ही हिस्सा है। तो वो अगर हमारा खत्म हो जाएगा तो हम क्लास 11 का एक बहुत बड़ा पोर्शन खत्म कर चुके होंगे। फिर उसके बाद में आप ये मान के चलिए कि अगर हम 7 सितंबर से शुरुआत करते हैं तो 7 से 10, 11, 12, 13 तारीख तक वो हो जाएगा, और उसके बाद में सितंबर के मिड से हम क्लास 12 स्टार्ट कर देंगे, जो कि हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड तक या जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक खत्म कर देंगे, ठीक है। तो क्या ये सभी को चलेगा? देखो यार, अब मैं किसी की क्वार्टरली एग्जाम के हिसाब से तो यहां पे नहीं पढ़ा सकता, है ना। तुमने जब एडमिशन लिया था या जब तुमने पढ़ना शुरू करा था तो तुमने क्लास 12 की क्वार्टरली एग्जाम के लिए तो नहीं पढ़ना शुरू किया था, मुझे इतना पक्का पता है। तुमने नीट के लिए पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। तो नीट के लिए अगर पढ़ना है और बढ़िया तरीके से पढ़ना है और सारा टॉपिक जो कनेक्टेड है सतत रूप से पढ़ना, तो उसके लिए ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। एक आधी क्वार्टरली का बलिदान तो देना ही पड़ेगा, है ना। 3 माही परीक्षा, 6 माही परीक्षा, है ना। तो अब ऐसे तो भैया सबकी होती रहेगी। चलो करें शुरुआत। हाँ भाई, तो अब हमने जो पढ़ना था उसमें लास्ट बात बची थी, जो मैं आपको कल बता रहा था कि अगर हमारे पास घर्षण तथा सड़क के बंकन दोनों है तो उस कंडीशन में हमारे पास न्यूनतम और अधिकतम वेग कितना होगा एक गाड़ी को मोड़ने के लिए, है ना। तो क्या होता है, देखो इसका एक छोटा सा फील ले लेते, फिर मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा और उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए क्या है फील यहां पर, कि अगर हमारे पास कोई भी एक गाड़ी जो है
वह बंकित सड़क पर जा रही है। तो अगर मान के चलो हाँ ए स्टार बैच बन चुका है, मैक्सिमम बच्चों का जिनका भी ए स्टार बैच है वो आज ऐड हो जाएंगे ए स्टार बैच में। तो आज ए स्टार बैच उनका मिल जाएगा, उन सभी को बैच 1 बैच 2 कंबाइंड मिलेंगे अब। ठीक है, तो हम मोस्ट प्रोबेबली इस ही सप्ताह से ए स्टार बैच की अलग से एक एक क्लास रखेंगे, है ना। अब इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, कुछ बच्चे रोएंगे, अपना माथा कूटेंगे, कुछ बच्चे भिनभिनाएंगे, कुछ बच्चे मैसेज करेंगे, कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, सर आप तो ए स्टार बैच में मेरे को भी ले लो, सर उसको ले लिया उसको ज्यादा पढ़ा दिया, मेरे को तो कम पढ़ा रहे हो सर मेरी तो शकल भी बेकार है सर, मेरे पे कोई ध्यान भी नहीं देता सर, तो क्या करूं मैं सर। तो उसका एक ही समाधान है, पढ़ाई लिख पर ध्यान दे, अपने आप सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और ए स्टार बैच में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 600 के प्लस बच्चों को या 700 नंबर जिसके आ रहे उसको रख रहा हूं। ए स्टार बैच में मिनिमम 400 450 नंबर तक जो भी बच्चा आएगा उसको रख लिया जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम 450 नंबर भी नहीं ला सकते हो तुम, ठीक है, तो इसका तो मतलब यह है कि तुमको जो पढ़ाया जा रहा है वही नहीं पढ़ रहे हो तुम, तो तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन कौन सॉल्व करवा देगा। ठीक है, ऐसा है भाई इस दुनिया में कि अगर मान के चलते को एक थाली में 4 रोटी 2 सब्जी और दाल चावल रख के दिए और यहां पर मेरे पास मिठाइयां सजी हुई हैं, तो पहले वो खा ले फिर मिठाई खाने आ जाना। चलो देखो, तो यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर सड़क में बंकन की बात, हाँ अभी सारे बच्चे ऐड नहीं हुए हैं, वो ऐड होते जा रहे। ठीक है, अब इसमें औसत मार्क्स एवरेज मार्क्स वाली बात है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक टेस्ट में आपके 600 आ गए, एक टेस्ट में आपके 300 आ गए, ऐसा नहीं होगा। सारे टेस्ट मिलाकर जो औसत मार्क्स है उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, चलो, और उस बैच में क्या होने वाला है वो भी मैं बता देता हूं। उस बैच में हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं अलग से, उस बैच में केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। जो ये करवा दिए वैसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस और होगी, लेकिन उस बैच में हायर लेवल हायर कंसेप्ट की प्रैक्टिस होगी। तो अगर आपने ये बेसिक अच्छे से कर रखा है तो ही वो समझ में आएगा। और देख इतनी से हिसाब वाली बात है, अगर किसी को रोना है, सर पटकना अपना दीवार से, तो कूट ले एक बार दीवार से सर, है ना। और मेरी बात एक ध्यान से सुन ले, बहुत ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। अगर तुमने ढंग से पढ़ा है, अगर तुमने बढ़िया तरीके से जितना पढ़ाया जा रहा उसका रिवीजन किया है, अगर तुमने सारी क्लासेस रन करी है, अगर तुमने होमवर्क ढंग से करा है, तो मेरे भाई क्यों नंबर नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। 450 नंबर लाना कौन सी बड़ी बात है। मैं बोल रहा हूं, इस बात का गारंटी कर रहा हूं, नीट के पेपर में सारे ऑप्शन बी टिक करके आ जाना। तेरे 400 नंबर ना तो बता देना मेरे को, पेपर देना सारे ऑप्शन में बी टिक करके आ जाना, 400 नंबर आ जाएंगे नीट में। बिना क्वेश्चन पढ़े सीधे OMR उठाना, सब में बी मार्क कर देना। तो अगर तुम इतना नहीं कर पाए, इतने मार्क्स नहीं आ पाए तुम्हारे, तो इसका बात का सीधा साफ मतलब है कि तुमने बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी। तो पहले वो करो, वो अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना क्लास में करवाया जा रहा है वो करो, उसके बाद में और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे हम। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे क्योंकि मैं 100% उन बच्चों को देना चाहता हूं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। जो रोना चाहता है वो एक बार रो ले, एक साल बैठ के रो ले, अगले साल पढ़ लेना। देखो भाई, तो अब यहां पर सड़क का बंकन क्या क्या होता है इसमें ना। तो अब हमारे पास मान के चलो सतह पे घर्षण भी है। तो अगर गाड़ी जो है वो ऐसी चल रही है और गाड़ी जो है वो ऐसी घूमना चाहिए ना, सड़क तो ऐसी है, समतल है ना, और यहां पर यह सतह पर घर्षण भी है और यह इंक्लाइंड है, मतलब कि क्या हुआ, यह क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर झुकी हुई है, नततल है ना। तो यहां पर गाड़ी जो है ऐसी घूमती है, ऐसी घूमेगी। तो अगर गाड़ी ऐसी घूमेगी तो उस कंडीशन में अगर मान के चलो गाड़ी का वेग मैं निकालना तो मैक्सिमम कितना वेग होगा गाड़ी का, तो गाड़ी का ये तो इसका डेरिवेशन दुनिया करवाती है, मेरे को कोई मतलब नहीं इसका डेरिवेशन से। ठीक है, आएगा तो सीधे फॉर्मूला आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो यहां पर अगर वेग ज्यादा कर दिया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होती है, जितनी तेज गाड़ी चलाने की कोशिश करोगे तो गाड़ी बाहर फिकाना चाहेगी, तो उसकी वजह से घर्षण अंदर लगेगा। अब कैसे करते हैं सॉल्व, ये एक बार मैं बता देता हूं। ये घर्षण है, ये mg है, ये नॉर्मल इधर था। ठीक है, तो नॉर्मल के घटक करेंगे,
घर्षण के घटक करेंगे, सारे घटक वटक करेंगे और जो क्षैतिज के परिमाणी घटक आएगा उसको mv² बटा r के बराबर कर देना। ठीक है, तो वहां से हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड जिससे यहां पर इस मोड़ पर गाड़ी मोड़ी जा सकती है, मैक्सिमम स्पीड वो आती है √rg tan थीटा माइनस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, और न्यूनतम वेग, अब देख ऐसा भी हो सकता है कि तूने तो गाड़ी बहुत तेज घुमाने की सोची, तो बहुत तेज में तो सर इतना तेज कर सकते हैं, लेकिन अगर एकदम धीमे ले जाता तो हो सकता है गाड़ी फिसल ही जाए नीचे, हो सकता है ना कि गाड़ी नीचे फिसल जाए, गाड़ी नीचे फिसल जाए, तो वो भी ना हो, तो उसके लिए न्यूनतम वेग जो होगा, मिनिमम वेग जिससे गाड़ी को घुमाया जा सकता है, वो होता है √rg tan थीटा। अच्छा ओके, यहां प्लस आ गया ना, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, और मिनिमम आएगा tan थीटा माइनस म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू tan थीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना, क्या ये फॉर्मूला रटना है? नहीं, याद नहीं रखना है। ये फॉर्मूले को याद कैसे रखना है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात है वो एक बार जरा मजेदार तरीके से मैं बता देता हूं। देखो, क्या कल की कक्षा में हमने बहुत बार एक फॉर्मूला डिराइव किया था, v बराबर होता है √rg tan थीटा। क्या एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कल की क्लास में, v बराबर होता है √rg tan थीटा। ये कब होता है? जब म्यू 0 होता है। जब क्या होता है? म्यू 0 होता है। म्यू क्या होता है? 0 होता है। तो जब म्यू 0 होता है तो ये बात होती है। तो अगर कल को कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, जैसे ये नीट में आया था 2016 में क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन वह वाला सही होगा जिसमें म्यू की वैल्यू 0 रख दूं मैं, तो आंसर बनना चाहिए √rg tan थीटा। क्या बनना चाहिए? √rg tan थीटा। वही वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें वही वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें म्यू की वैल्यू 0 रखने पर v बनेगा √rg tan थीटा। तो चारों ऑप्शन में म्यू की वैल्यू 0 रख के देख ले, जिसमें √rg tan थीटा है वही आंसर है। पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर ये सॉल्व करना है कि नहीं सर मेरे को और भी तरीके डालना है, तो एसपी स्टार तो भतेरे एसपी स्टार है। इसमें क्या है एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर मान के चलो मैंने ऐसा बोला, क्या बोला कि यहां पर v √rg tan थीटा, ओके सर म्यू tan थीटा, अरे सर ये बड़े बड़े फॉर्मूले, हाँ ये भी एक और कल का ही फॉर्मूला है, जिसमें हमने देखा था कि m द्रव्यमान की एक कार r त्रिज्या की किसी वृत्ताकार समतल पथ पर गति कर रही है, यदि सड़क तथा कार के टायरों के बीच में क्षैतिज घर्षण गुणांक म्यू है, तो वृत्तीय गति के लिए अधिकतम चाल क्या होगी। ये झुकी हुई नहीं थी, कल मैंने आपको बताया था कि अगर समतल सड़क है और उसमें घर्षण आ जाए तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में v का मान निकाल के दिया था मैंने √μrg। क्या निकाला था हमने? √μrg। याद है कल ये करा था √μrg, अरे याद आया। तो ये दोनों वैसे ही देख, इसमें झुकावतिक दो कंडीशन में से, सीधी सड़क ओके, घर्षण है ओके, √μrg फॉर्मूला होगा। झुकी हुई सड़क, घर्षण नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा? √rg tan थीटा। झुकी हुई सड़क, अरे एक नंबर, झुकी हुई सड़क अच्छे से बांधना, टूट तो नहीं जाएगा ना? हाँ ठीक है। झुकी हुई सड़क और घर्षण, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा ये वाले दोनों। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है सीधी सी। अच्छा, अब इन सब का एक और तोड़ देता हूं मैं तुमको, तुम्हें। क्या? एसपी स्टार विमीय फॉर्मूला। एक बात बताओ, वेग अगर है मेरे पास, वेग है, तो वेग क्या होता है? वेग होगा सर, वेग की विमा होगी LT-1, बोल हाँ या ना? बिल्कुल सर, LT-1 होगी वेग की विमा। तो अब इनमें सारे फॉर्मूले जितने लिखे हुए उन सब में √rg ही है जिसकी विमा LT-1 होगी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ देख, r की विमा, √rg की विमा बताओ, √rg की विमा बताओ। तो सर √rg की विमा जो हो जाएगी वो हो जाएगा r मतलब l, g मतलब LT-2, इस पे वर्गमूल, तो L² T-2, तो इसे मैं लिख सकता हूं LT-1। क्या लिख सकता हूं मैं इसे? LT-1 लिख सकता हूं। क्या यह मैंने सही बोला?
एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू जी की विमा होगी, आर मतलब त्रिज्या है उसकी विमा एल होगी, तो ये हो गया एल टू टी माइनस टू, उस पर वर्गमूल लगाऊंगा तो एल टी माइनस वन बचेगा। तो केवल एक ही फॉर्मूला अंडर रूट आर जी, अंडर रूट आर जी जो होगा वो विमा जो है वो वेग की बनाता है। तो जो भी फॉर्मूला उनमें देख अंडर रूट आर जी है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा म्यू, इनकी तो कोई विमा नहीं है, पूरा विमाहीन है, ये पूरा विमाहीन है, तो अंडर रूट आर जी बचा। देख यहां पे देख अंडर रूट म्यू आर जी, म्यू विमाहीन है, अंडर रूट आर जी, फिर से क्या बचा, वेग बचा। यहां पर ये जो क्वेश्चन आया था इसमें देख ले, यहां पे लिखा हुआ अंडर रूट आर स्क्वायर जी, अंडर रूट जी बाय आर, अंडर रूट आर जी, अंडर रूट जी बाय आर स्क्वायर। एक ही ऑप्शन है जिसमें अंडर रूट आर जी है, वही विमीय रूप से सही होगा। क्या यह विस्तार सभी को चमकता है बहुत ही तेजी में? क्या यह छुटकू सी बात सभी को बहुत ही तेजी में चमकती है? बोलो हां या ना। क्या यह सभी को बहुत ही तेजी से चमकता है? तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन का हम कर सकते हैं खात्मा। चल आगे बढ़ते, हेडिंग डालेंगे अपने अपनी कॉपी में, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। बहुत ही रोमांचकारी मजेदार टॉपिक, मजेदार सी बातें। अच्छा ओए रुक जा, रुक जा, अप केंद्रीय बल भी एक छोटी सी लाइन लिख ले, वरना एक और बच्चा अपना सिर दीवार से पीटे, मुझे अच्छा ना लगे भैया। अब केंद्रीय बल क्या होता है? जैसे हमने अभी केंद्रीय बल पढ़ा था, तो आभासी बल भी पढ़ा था, याद है? गति के नियम में आभासी बल पढ़ा था। तो आभासी बल क्या होता था? आभासी बल, सर अगर मान के चलो आप ऐसी जगह पर बैठे हो जो खुद ही त्वरित हो रही है, मतलब कि आप एक ऐसे निर्देश तंत्र में बैठे हो जो त्वरित निर्देश तंत्र है। जैसे हमने पढ़ा था गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी चली तो आगे वाले दीदी ने चाटा मारा, याद है? एकदम से भैया ने ब्रेक लगा दिया था तो वो आभासी बल था। वो आभासी बल कब लग रहा था? जब वस्तु सीधी या गाड़ी सीधी चल रही थी, गाड़ी में एकदम ब्रेक लगे, गाड़ी में एकदम एक्सेलरेशन हुआ, तो वहां त्वरण या मंदन हो रहा था, तो उस स्थिति में गति की विपरीत दिशा में या त्वरण की विपरीत दिशा में एक आभासी बल लगता है। तो क्या यहां पर भी आभासी बल लगता है? बिल्कुल। अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का, अभिकेंद्रीय बल का आभासी बल है। अब केंद्रीय बल का आभासी बल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान के चलो यहां पर, और ये भाई साहब देखो ये होता जज्बा, जब आप एकदम फ्लो में रहते ना, एकदम जबरदस्त गुलाबी बनता है। हाँ, तो यहां पर अगर मान के चलो कोई भी वस्तु गोल 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 घूम रही है, अच्छा अब अगर आप वस्तु गोल गोल घूम रही तो आप उसे देख रहे हो, ओके सर केंद्र की तरफ बल होना चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। लेकिन अगर तू खुद ही गोल गोल घूम रहा है तो क्या होगा? सर अगर मैं गाड़ी में बैठा हूं, और गाड़ी एकदम से मुड़ी जुई, तो मुझ पे बल लगा बाहर की तरफ, पुई, तो मुझ पे जो बाहर की तरफ बल लगा, वो कौन सा बल लगा? अभिकेंद्रीय बल तो अंदर की तरफ लगता है। क्या मुझे वस्तु के त्वरण के या गति, जो मैं गाड़ी में जो बैठा हूं, जो गाड़ी गतिमान है, उसके त्वरण की विपरीत दिशा में बल लगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मैं खुद गाड़ी में बैठा हुआ हूं यार, अभी मैं खुद गाड़ी में बैठा हुआ हूं, तो मुझे विपरीत दिशा में बल लगा, अब उसे क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल। इसका मान भी mv²/r होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन बस इसका नाम क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल, भूतिया बल। ठीक है। अच्छा, इसको आप कैसे कैसे फील कर सकते हैं? इसके मैं बहुत सारा एग्जांपल बता सकता हूं आपको, है ना, बहुत सारा एग्जांपल बता सकता हूं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आप ही गाड़ी में बैठे हो, तो आप पर ही विपरीत दिशा में बल लग रहा, आप बाहर की तरफ भाग रहे हो, या इसका यूज बहुत ज्यादा होता है ना, या इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप लोगों ने वॉशिंग मशीन समझते हो तुम लोग? वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन, हाँ भाई देखिए कभी, या तुम्हारे गांव में कुछ अद्भुत टेक्नोलॉजी चल रही है, सर हमारे गांव में तो गंदे कपड़े
सर ये गरीबों वाली बात है, हमारे सामने मत किया करो। हम कपड़े फेंक देते हैं, फिर नया कपड़ा पहनते हैं सर। गंदा हुआ फेंक देते हैं, ऐसा तो किसी क्या नहीं करते, धुलते हैं कपड़े। हाँ, तो अगर वॉशिंग मशीन में देखा हो तुमने, तो उसमें जो दो होता है, एक में कपड़ा धुलता है, एक में कपड़ा सूखता है ना। तो जो कपड़ा सुखाने वाला ड्रायर होता है वो कैसा भरभराते हुए तेज घूमता है, देखा है वो कैसा भरभराते हुए तेज घूमता है। तो उसके अंदर जैसे हम कपड़े डालते हैं तो उसमें भरभराते हुए कपड़े सूख कैसे जाते हैं, एग्जैक्ट यही कंसेप्ट होता है। उसके अंदर तुमने देखा होगा तो उसके अंदर वो जैसे ट्रॉली सा लगा हुआ होता है, उसमें छेद होते हैं, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। अब जैसे ही वो घूमना शुरू करता है तो तो पूरे कपड़ों पर अपकेंद्रीय बल लगता है बाहर की तरफ। तो पूरे कपड़े, जैसे तुमने देखा वॉशिंग मशीन जैसे बंद करो तो उसके जो कपड़े होते हैं वो एकदम पूरे कोने में जाके सारे चिपक जाते हैं, ऐसे ऐसे है ना। सारे कपड़े बिल्कुल दीवार से जाके चिपक जाते, बिल्कुल दीवार से जाके चिपक जाते, ऐसे अपनी जिंदगी की भीख मांगते हो ना, भैया बचा ले रहे भाई, ओ बंद हो गई, बच गया। तो कपड़ा तो जाके पीछे चिपक जाता है, लेकिन कपड़े का पानी भी साथ साथ घूमते जाता है। तो कपड़े का पानी साथ साथ घूमते जाता है तो पानी बाहर की तरफ फेंकाता है। अब बाहर कर देते छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे छेद। तो बाहर छोटे छोटे छेद होते तो छेद से पानी बाहर निकल जाता है और कपड़ा अपनी जिंदगी बचा लेता है दीवार से चिपक कर। ऐसे ही बहुत सारी जगह होता है। जैसे आपने देखा हो तो एक मशीन आती है जिनका डेयरी वगैरह हो या गाय भैंस वगैरह हो, तो वो जब डेयरी पे दूध देने जाते तो उसमें वो डेयरी वाले भैया मापते कि दूध की शुद्धता कैसी कितनी है। तो उसके अंदर भी वो एक मशीन रहती है, उसके अंदर एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में दूध डाल देते और उसको घुमाते गोल 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 गोल, तो उसके हिसाब से बताते कि भैया ये दूध का क्या भाव बैठेगा या ये दूध कितना गाढ़ा है। या अगर घी निकालते हैं तो मक्खन निकालते, हाँ भाई तो माखन समझते हो ना। तो माखन कैसे निकाला जाता है, तो उसमें भी आपने देखा होगा एक, जैसे हमारे घर पर तो उसको रेवई बोलते हैं, एक लकड़ी का ऐसा रॉड आता है और उसके अंदर उसके, हाँ लेक्टोमीटर बोलता है उस मशीन को। तो लकड़ी की एक रॉड आती है, उसके नीचे से फिरकनी सी लगी हुई होती है, या वो स्टील वगैरह का भी आता है। तो उससे ऐसा फेंटा जाता है, तो फेंटते तो मक्खन पूरा ऊपर आ जाता है। वो भी क्यों हो रहा है, वो सब कुछ जो है वह दूध में नहीं करते हैं भैया, है ना, मलाई में किया जाता है। तो वो भी जो सब कुछ किया जाता है वो भी क्यों होता है, ये सब कुछ उस पे अभिकेंद्रीय बल का विपरीत, है ना, मतलब अपकेंद्रीय बल, क्योंकि वो वस्तु ही पूरी 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 घूम रही है। तो अगर पूरी 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 घूम रही है तो वहां पर वो वस्तु ही पूरी घूम रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर अपकेंद्रीय बल लगता है। अब अपकेंद्रीय बल जिसका द्रव्यमान ज्यादा उस पर ज्यादा लगेगा। हाँ, कर्ड में बिल्कुल दही निकालने के लिए। चल तो हाँ, मथानी बोलते होंगे आपके उधर, मथानी रवाई बोलते हैं हमारे एमपी में भैया। चल तो ये अपकेंद्रीय बल को लेकर छोटी मोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात है। जैसे इस पे और भी कैसे सवाल बन सकते थे अपकेंद्रीय बल वगैरह पे, अगर मान के चलो जो मौत का कुआं है, तो मौत के कुएं में जो चिंटू भैया गाड़ी चला रहे उनपे कौन सा बल लग रहा, उनपे अपकेंद्रीय बल लग रहा है, क्योंकि वो खुद ही गोल 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 घूम रहे हैं। हम पृथ्वी पर है तो हम पर भी कौन सा बल लग रहा है, अपकेंद्रीय बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, अपकेंद्रीय बल लग रहा है ना। मतलब कितनी मजेदार सी बात है, हम अभी पृथ्वी पर है सबके सब, है ना, और हम सब एक झूले में बैठे, बहुत बड़ा झूला जो गोल 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 घुमा रहा है, नचा रहा है हमें, और हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है। अरे मजा आ रहा है सर जिंदगी में, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजे से जिंदगी चल रही है हमारी, है ना। हाँ टिंकू भैया, अगर ऐसा सोचा जाए तो हम पृथ्वी पर है, अभी सभी हम सभी अभी पृथ्वी पर है। तो अगर हम सभी अभी पृथ्वी पर है तो पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी का ओमेगा बहुत ज्यादा है। पृथ्वी का ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा होता है 2π/T। तो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा दो, 24 × 60 × 60, ये पृथ्वी का ओमेगा हो गया। पृथ्वी का ओमेगा हो गया। ले एक और सवाल करवा दिए, पृथ्वी का ओमेगा बताओ, इंटू त्रिज्या। तो यहां पर पृथ्वी मतलब अब मान के चलो भारत देश में है ना, अब तो देश का नाम भी इंडिया से भारत हो गया। तो अगर हम सब भारत देश में ऐसे ऐसे घूम रहे, तो अगर हम देखें तो अभी हम पर भी एक अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लग रहा है। अभी तुम जहां हो वहां पर भी लग रहा है, सब मिलकर घूम रहे, लेकिन फील ही नहीं हो रहा। गजब बात सर।
चलो, हाँ, ब्रेक डांस वाले झूले में तो भयंकर लगता है। ओके, तो ये सारी बातें अब केंद्रीय बल को लेकर पता होना चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति क्या होता है अब ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में। अब ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति बाकी सब गतियों से अलग क्यों है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। ठीक है, मतलब अभी जो पढ़ा और ये जो पढ़ा, इनमें अंतर क्या है। ठीक है, अंतर क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यह है, देखो भाई, आज हम लाइव क्लास में जब ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति पढ़ेंगे तो मैं इसे घुमाऊंगा। अब ये एक ईंट बांध दी है और एक ये रस्सी है, और यहां है, तुम्हें पता है यहां पर लगी हुई होती है बड़ी बड़ी एलईडी, ऊपर भी लगी हुई है, मतलब लाइटें लगी हुई है, नीचे भी लाइटें, सामने टीवी है, उसके आगे कैमरा और एक पीछे स्क्रीन है। ये अगर कहीं पर भी गिरा और एक भी चीज फूटी तो उस सब का भरपाई कौन करेगा, कौन करेगा? एसपी सर के सभी चीते। ठीक है, हाँ, तो कम से कम 10-10 रुपए तो सबको देना पड़ेगा, तब जाके सबकी भरपाई हो पाएगी। तो 10-10 रुपए या अपनी श्रद्धा अनुसार 20-20 रुपए निकाल कर रख ही लो, जेब में से निकाल कर रख लो। हो सकता है कभी भी कुछ भी फूट जाए, तो जैसे ही फूटेगा तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देना। ठीक है, ताकि मतलब ऐसा क्लास खत्म होते होते मैं नया लगवा दूं यहां पर, किसी को पता ही ना चले। देखो, तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। अब ये सारी गतियों से अलग कैसे है? अगर मैं नॉर्मल पहले वाली गति देखूं तो उसमें ये पत्थर ऐसे ऐसे घूम रहा था, है ना, ये सीधा सीधा घूम रहा था, तो इसमें यह क्षैतिज सतह में था। ठीक है, तो अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, ये ऐसे ऐसे घूम रहा था और इसमें रस्सी जो है वह इसे अभिकेंद्रीय बल दे रही थी। mg नीचे लग रहा था, जिसका कोई हिसाब किताब हमने लिया नहीं, क्योंकि हम मान रहे थे कि टेबल पे रख के घुमा रहे हैं। हम कैसा मान रहे थे? टेबल पे रख के घुमा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही मैं इसे ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करवाने जाऊंगा, है ना, अगर मान के चलिए टेबल पे रखा होता जहां पे कोई घर्षण नहीं है ना, मान के चलिए मैंने इस रस्सी को बांध दिया टेबल से और ये एक बॉल होती, तो अगर टेबल पे होता, तो अगर मैं इसे धक्का लगाता तो ऐसे घूमता रहता और थोड़े टाइम बाद घर्षण के कारण रुक जाता, वो बात अलग है। लेकिन यहां पर जैसे ही मैं इसे ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करवाने के लिए वेग दूंगा, तो जैसे ही वेग दूंगा तो ऊपर जाके रुक गया, वापस आ गया, है ना, ये गया यहां तक गया और रुक गया और वापस आ गया। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था तो इसका वेग कम होता गया, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था तो इसका वेग कम होता गया। तो यह आगे बढ़ने पर इसका वेग कम हो रहा है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यह आ गई है कि हम जो वृत्तीय गति अभी तक पढ़ रहे थे उसमें अगर नियत चाल से घूम रही तो नियत चाल से घूमती रहती थी, उसमें एक समान वृत्तीय गति हो सकती थी या असमान वृत्तीय गति हो सकती थी, उसमें वेग कम ज्यादा होता था। लेकिन इसमें तो 110% बात यह है कि जैसे ही मैं इसे वेग दूंगा तो ये ऊपर जाकर रुकेगा, या जैसे ही मैं ऐसे वेग दूंगा तो धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेग कम होगा, रुकेगा और ये वापस आएगा, फिर उधर जाएगा। तो मतलब इसका हर क्षण पर वेग बदल रहा है। तो यह कभी भी या हर क्षण पे चाल बदल रही है, यह कभी भी एक समान वृत्तीय गति नहीं हो सकती। इसमें कितने लोगों के दिल को ये छुई ये बात कि सर ये एक समान वृत्तीय गति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें चाल हर सेकंड बदल रही है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वृत्तीय गति तो चाल कम हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे चाल और कम हो जाएगी। ये चाल हमेशा बदलती रहेगी, इसमें हर क्षण पे चाल बदलती रहेगी। तो सबसे पहली बात तो यह असमान वृत्तीय गति है। कौन सी गति है? असमान वृत्तीय गति। अब मुझे इसमें दो ही इंपॉर्टेंट से काम करने हैं। क्या? कि किसी भी क्षण पर मैं चाल कैसे निकालूं, किसी भी क्षण पर जैसे थोड़ी सी ऊपर गई तो चाल कैसे निकालूं, और तनाव वगैरह क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, यह सीखना है हमें। तो अब करते थोड़ा बहुत इसमें थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वापस से कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम। तो यहां पर अगर सबसे पहले हम समझे कि मेरे पास ये भैया भी एक तो है ना वो रस्सी, वो बोरा बांधने वाली रस्सी लिया है, पूरे यहां पर रस्सी के कण उड़ गए, एकदम बिल्कुल ही भावनाओं में भेजाते कभी कभार भी। थोड़ी क्लास शुरू होने से पहले थोड़ी देर पहले मतलब मेरे से बोला कि एक रस्सी लेना
ठीक ठाक सी रस्सी लेना और उसमें एक पत्थर बांध देना। तो छोटा पत्थर, इन्हें पत्थर भी इतना बड़ा बांध दिया, अभी तो मेरे को ही डर लग रहा था ये कहीं निकल ना ले इधर उधर। लेकिन वैसे बांधा तो ठीक है उनने। वो बोरा समझते हो ना तुम, बोरा क्या होता है जिसमें वो गेहूं भर कर रखते हैं, तो बहुत बेकार चीज होती है यार, है ना। उसमें उसके थोड़े थोड़े रेसे एकदम बाहर गिरते ही रहते, उसमें ऐसा हाथ फेरो पूरे रेसे बाहर आ जाते उसके। देखो तो अब यहां पर हमें क्या क्या समझना है, हमें क्या क्या समझना है ना। तो यहां पर सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि अगर मेरे पास यह एक रस्सी है और यहां पर यह रस्सी जो है इसमें एक नीचे सरल लोलक था, ठीक है। अब इस सरल लोलक को मैंने यहां पर कुछ वेग दिया, तो जैसे ही वेग दिया तो वेग देने के तुरंत बाद ही क्या हुआ सर, वेग देने के तुरंत बाद ही यहां पर से यह, और ये क्या हुआ इसे, यहां पर से यह आगे बढ़ने लगा। तो यह आगे बढ़ने लगा तो ये बढ़ते 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 कुछ आगे पहुंच गया, है ना। तो ये मान के चलो मैंने बोला कि यह कुछ थीटा कोण आगे पहुंच गया। थोड़ा सा और घुमा देते हैं, हाँ। तो अभी मैंने बोला कि चलो ठीक है, हम किसी स्थिति के लिए कैलकुलेशन कर कर देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, है ना। ये मैंने समझ में आई बात। ये यहां से मैंने इसको वेग दिया तो थोड़ा ऊपर गया, हो सकता है इससे ज्यादा भी जा सकता था, हो सकता था यहां तक जाता, हो सकता है यहां तक, कहीं भी जा सकता। लेकिन मैं कोई रैंडम स्थिति के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं कि इसका वेग और इस रस्सी में तनाव क्या होगा। तो एक बार हम कर कर देखते हैं। अब ये सबसे जोरदार चीज क्यों है ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति, क्यों कि इसमें अभी तक तुमने जितना फिजिक्स पढ़ाना वो सब लग जाएगा और तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। इसमें अब ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लगेगा, इसमें जो वृत्तीय गति का कंसेप्ट पढ़ा वो भी लगेगा, इसमें बल भी लगेगा, इसमें वेग भी होगा, इसमें कोणीय विस्थापन भी होगा, सब कुछ हो जाएगा। चल आओ देखो मिलके करते हैं शुरू। तो यहां पर हमने बोला कि इसे मैंने वेग दिया u, इसे मैंने यहां पर वेग दिया u, कितना वेग दिया u वेग दिया, और यहां पर पहुंचा तो इसका वेग हो गया v, कितना हो गया इसका वेग v हो गया, और ये क्षैतिज से कुछ कोण थीटा घूम गया, कितना घूम गया कोण थीटा घूम गया। इसमें द्रव्यमान m है वस्तु का, तो आप चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, m द्रव्यमान की वस्तु को या m द्रव्यमान के पिंड को l लंबाई की एक डोरी से बांधा जाता है और इसे u वेग दिया जाता है चित्र अनुसार। तो इसका किसी भी क्षण पर वेग क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं वेग इसका। अब इसको निकालने के हमारे पास दो तीन तरीके, या तो हम इसमें गति का तृतीय समीकरण लगाए, या ज्यादा बेस्ट ये होता है कि हम इसके लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा ले। कैसे देखो, सबसे पहली बात तो क्या क्या हो रहा है ये भी समझ लेते हैं। पहले ये यहां पर था और ये यहां पर पहुंच गया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ये h हाइट ऊपर पहुंच गया, कितनी हाइट ऊपर पहुंच गया, h हाइट ऊपर पहुंच गया। अब ये h हाइट ऊपर पहुंचने के बाद, h हाइट ऊपर पहुंचने के बाद में क्या हुआ, h हाइट ऊपर पहुंच गया, h हाइट ऊपर पहुंचने के बाद में क्या हुआ सर, यहां पर जैसे ही ये ऊपर पहुंचा तो यहां तो इसमें mg सीधे सीधे नीचे लग रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब इसमें यहां पर भी mg तो नीचे लग रहा है, लेकिन होगा क्या सर, ये गति इस तरफ कर रहा है, mg नीचे लग रहा है, ओ हो, तो मामला फंसने लगा, यहां पर मामला फंसने लगा। तो इसमें यहां पर इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए हमने क्या बोला कि देखो यार, आपने कहा ऊर्ध्वाधर से ये कोण थीटा है, कितना है ये कोण थीटा है, तो इसके दो घटक कर देते। एक घटक इधर हो जाएगा mg cos थीटा, और एक घटक इस तरफ हो जाएगा जो हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब अगर किसी को फील आ रहा हो तो ये एग्जैक्ट वैसी ही बात थी जैसे हमने बोला था कि हमारे पास एक नत समतल है, तो नत समतल पर अगर एक बॉल रखी हुई है तो उसमें mg नीचे की तरफ लगता था और यह कोण थीटा था, तो इसमें mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा था और mg cos थीटा जो है वह अभिलंब प्रतिक्रिया बल दे रहा था। क्या कुछ याद आया? एग्जैक्ट वही बात यहां पर भी बनेगी। यहां बस रस्सी ने बला, देख एक्चुअल में हो क्या रहा, बात बराबर ही है। यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वो धक्का लगाता है ऊपर की तरफ, और यहां पर रस्सी में तनाव होगा, यहां पर रस्सी में तनाव होगा T, जिसने इसे खींच कर रखा हुआ है, जिसने इसे खींच कर रखा हुआ है। बात बराबर ही है,
बात बराबर ही है। ओके सर, तो यहां पर अब क्या मैं बोल सकता हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो एक्चुअल में mg sin थीटा जो है वो इसे वापस नीचे खींच रहा है। mg sin थीटा जो है वो इसे नीचे खींच रहा है। कितनों को ये बात चमकी? हाँ, यहां पर भी वही हो रहा था, mg sin थीटा इसे नीचे खींच रहा था, यहां पर भी mg sin थीटा इसे वापस लेकर आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात क्या होगी सर, यहां पर mg sin थीटा इसे नीचे तो खींच रहा है। अब यहां पर हमें तो सर वेग भी निकालना है, तो कैसे निकाले? अब हम लगाने जा रहे ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या लगाने जा रहे? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर u वेग था या u चाल थी, यहां पर v चाल है, तो यहां पर गतिज ऊर्जा हाफ mu² होगी, यहां पर गतिज ऊर्जा हाफ mv² होगी। ये h ऊपर जाएगा तो mgh स्थितिज ऊर्जा आएगी, mgh स्थितिज ऊर्जा आएगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर ऊर्जा संरक्षण के नियम के हिसाब से कुल ऊर्जा, प्रारंभिक कुल ऊर्जा बराबर होना चाहिए बाद की कुल ऊर्जा के, टोटल एनर्जी। तो यहां पर पहले मेरे पास है हाफ mu² स्थितिज ऊर्जा बराबर होनी, गतिज ऊर्जा बराबर होनी चाहिए यहां की गतिज ऊर्जा हाफ mv² प्लस mgh। कितनों को समझ में आया रे कि यहां ये ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा रहा हूं मैं, बिल्कुल ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या लिखा हुआ है? COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहां पर उसके पास हाफ mu² ऊर्जा थी, जैसे ही ऊपर गया तो सर mgh स्थितिज ऊर्जा आ गई और हाफ mv² गतिज ऊर्जा रह गई। ओके, तो अब हमारा मेन उद्देश्य क्या था? हमारा मेन उद्देश्य चल रहा है कि कहीं पर भी इसका वेग कितना होगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो उसका वेग कैसे बदल रहा है, ये निकालना चाह रहा हूं मैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं सर, वेग निकालने के लिए mgh को इधर लिया तो ये हो जाएगा। देखो क्या तुम्हें इस सब में से m कटते हुए दिख रहा है? इसके पास भी m है, इसके पास भी m है, इसके पास भी m है, तो m ने m को मार दिया, m ने m को मार दिया। इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि मेरे को ये दिखे u² बराबर होगा v² प्लस 2gh। अरे सर देखा सा लग रहा है। हाँ, वो तो मैंने पहले ही बोला था तुम्हें, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा मत देखो। पहले तो ये बता दो ये कितनों को समझ में आया कि इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया सर u² प्लस v² प्लस 2gh। u² बराबर होगा v² प्लस 2gh, तो ये 2gh इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा u² माइनस 2gh बराबर होगा v के, बराबर होगा v² के। तो यहां पर ये हम किसी भी क्षण पर इसका वेग ज्ञात कर चुके हैं। क्या ज्ञात कर चुके हैं? किसी भी क्षण पर इसका वेग ज्ञात कर चुके हैं। ओके सर, लेकिन सर एक बात है, h नहीं, मुझे तो थीटा के टर्म्स में चाहिए। किसके टर्म्स में चाहिए? थीटा के टर्म्स में। क्यों थीटा के टर्म्स में चाहिए तुझे? क्योंकि सर वो जैसे जैसे घूमेगा, ये यहां पर ये जैसे जैसे घूमेगा तो मैं कोण धीरे धीरे घुमाएंगे हमसे, मैं कोण निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं? कोण पता कर सकता हूं कि जब ये यहां पर था सर, ओके, ये यहां पर था, ये घुमा तो यहां तक पहुंचा 90 डिग्री तक पहुंचा, यहां तक घुमा 90 डिग्री तक घुमा, तो 90 डिग्री 180 डिग्री पूरा ऊपर घूम गया, 360 डिग्री पूरा एक चक्कर आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमें h जो है h के टर्म्स में नहीं पता करना है, हमें थीटा के टर्म्स में पता करना है। तो अब मैं जा रहा हूं ये थीटा और h के मध्य संबंध निकालने। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे क्या आता है संबंध। यहां पर ध्यान से देखेंगे, मेरे पास ये एक सीधी रॉड थी या एक रस्सी थी, अब ये ऐसी हो चुकी है किसी कोण थीटा पर। कैसी हो चुकी है सर? ये ऐसी हो चुकी है किसी कोण थीटा पर। ठीक है, ये लंबाई भी L है, ये लंबाई भी L है। ध्यान से समझना ना, लंबाई बदली नहीं। ऐसा तो ना था कि यहां पर सर ये ऊपर गई तो लंबाई छोटी हो गई, नहीं सर, यहां भी लंबाई है, यहां भी लंबाई L ही है, यहां भी लंबाई L है, यहां भी लंबाई L ही है। थोड़ा ऊपर जाएगी तो लंबाई L ही बनी रहेगी। ओके सर, तो अगर लंबाई L ही बनी रहेगी तो मुझे तो यहां पर ये h का मान निकालना है। तो ये h कैसे निकल सकता है? निकाल के दे रहा हूं, आप जिंदगी भर के लिए रट भी लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कैसे? देखो यहां पर यह h कैसे आएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इस त्रिभुज से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये L है
तो ये कोण के साथ जो दूरी बनेगी ये हो जाएगी L cos थीटा। कितनी बनेगी? L cos थीटा। पूरी लंबाई L है, ये वाली लंबाई L cos थीटा होगी। तो H क्या मैं लिख सकता हूं? L माइनस L cos थीटा, या L कॉमन आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। यह आप अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हो कि जब भी मेरे पास यह जरूरी रस्सी ही बंधी हो, ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं, ये ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि मैं एक झूले में बैठा हूं। कौन सा झूला? वही वाला नाव वाला झूला, कि नाव वाले झूले में सर हम बैठे हुए और वहां से वो नाव वाला झूला पहले ऐसा सीधा था, ये घुमा 30 डिग्री, तो आप कितना ऊपर चले गए? आप कितना ऊपर चले गए? तो होगा L1 माइनस कॉस थीटा। हम हमेशा के लिए याद रख सकते हो क्या होगा? L1 माइनस कॉस थीटा होगा हमेशा 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 के लिए। सर आपने 3m साथ में कैसे काट दिया? ओ हो, मेरे को 2 लोग पसंद नहीं है, 3 ही है पसंद, तो मैं हमेशा 3 को साथ में काट देता हूं। अरे मूर्ख, यहां से m कॉमन आएगा, ये 2 है, इन दोनों में से एक m बाहर आएगा, कॉमन आएगा। क्या पढ़ा रहा हूं मैं और क्या पूछ रहा है ये आदमी? देख, ये m यहां से कॉमन आ जाएगा, ये दोनों के पास m है। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि एक m इसका एक m इसका काट दूं, नहीं, इन दोनों के पास होगा तो वो कॉमन आएगा, फिर वो इस m से डिवाइड होगा, कॉमन लेकर, है ना। इसमें से फिर ऐसे में बच्चे बोलते सर सिलेबस कैसे होगा? देखो, इसमें से हाफ mu² था बेटा, इस पूरे में से m बाहर ले ले तभी कटेगा। ऐसे तो ना डायरेक्ट तो ना काट दिया मैंने मन में कॉमन ले लिया GH, ठीक है। ये m से m कट गया, ये m डिवाइड में जाएगा तो m से m कट जाएगा, ठीक है। देखो तो ये h, अच्छा ठीक है यार, यहां पे बात करते हैं हम। ये h बराबर होगा L1 माइनस कॉस थीटा। कितनों को बात समझ में आ गई कि यहां पर सर जैसे ही ये ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पर अगर ये थीटा कोण ऊपर गया तो L1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये पूरी लंबाई L है, ये पूरी लंबाई L है, ये भी L थी, तो ये वाली जो दूरी होगी ये L cos थीटा होगी। तो L माइनस L cos थीटा मेरे लिए H होगा। इसमें से 5 रुपए में से 3 रुपए गए, 2 रुपए बचे, H की वैल्यू आ गई 5 माइनस 3 2, इसलिए माइनस किया, ठीक है। अब यहां पर h की वैल्यू होगी L1 माइनस कॉस थीटा, तो मैं इसमें उठाकर रख सकता हूं और मैं यहां पर बोल सकता हूं कि किसी भी क्षण पर वेग जो होगा वो होगा अंडर रूट u² माइनस 2g L1 माइनस कॉस थीटा। मैंने यहां पर जो थीटा था या ये जो u था, प्रारंभिक वेग u, उसी के पदों में निकाल लिया अंतिम वेग भी, या किसी भी क्षण पर वेग, किसी भी क्षण पर वेग, अंतिम वेग नहीं, किसी भी क्षण पर थीटा की वैल्यू में कितनी भी रख सकता हूं। क्या ये पहली बात सभी को समझ में आई? अगर समझ में आई तो आप लोग मुझे कुछ करके बताओ। जैसे यहां पर मैंने एक व्रत बनाया और अगर इस व्रत में मैंने कहा कि इस बिंदु पर जब ये गोल 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 एक वस्तु जो है वो गोल गोल घूमेगी, है ना, यहां से ये गोल गोल घूमेगी। देख, ये एक्चुअल में मैं तुम्हें करवा रहा हूं, कैसा? मैं तुम्हें करवा रहा हूं एक रस्सी से। ध्यान समझना मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूं बहुत गहन चिंतन वाली बात है ये। क्या कि मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक नीचे से रस्सी है जो बांधी गई है ना, नीचे से एक रस्सी है जो बांधी गई है एक पत्थर से, और ये पत्थर घूम रहा है। प्लस सवाल अगर उल्टा आ जाए तो भी सेम सॉल्यूशन होगा। अभी ये सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ हमारा, अभी हमारा आधा घंटा ये सब कुछ चलना है, आधा पौना घंटा चलना है ये सब कुछ, तब जाके पूरा समझ में आएगा। क्या कि यहां पर अगर मैंने बोला कि इसमें सर ऐसा भी हो सकता है, क्या कैसा हो सकता है कि यहां पर मैंने, जरूरी नहीं है कि गेंद ही पत्थर से बांधी हो, जरूरी नहीं है एक गेंद ही पत्थर से बांधी हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई एक
रास्ता, या जैसे अगर आपने देखा हो तो पहले है ना गाड़ियां आती थी, ऐसे एक छोटी छोटी कार आती थी और उनके है ना ऐसे, यार वो एड तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, छोड़ो वो बहुत पुराने जमाने की बातें हैं। तो वहां पर क्या, अगर मान के चलो एक ट्रैक है, एक ट्रैक, अच्छा मैं बताता हूं, तुमने वो रोलर कोस्टर समझता है तुम लोगों को? रोलर कोस्टर क्या होता है? रोलर कोस्टर, उसमें एक ऐसी गाड़ी सी होती है, एक गाड़ी सी होती है ना, छोटी सी रेलगाड़ी सी होती है, और उसमें लोगों को बिठा देते हैं, और उसमें जो पथ होता है वो पथ ऐसा होता है, ऐसा तो टेढ़ा मेढ़ा पथ होता है। रोलर कोस्टर का नाम सुना कभी जिंदगी में? तो अगर मान के चलो रोलर कोस्टर का नाम नहीं सुना, कोई बात नहीं बेटा, तुम तो इस ग्रह से हो ही नहीं ना, मैं तो भूल ही गया था, कोई बात नहीं। ऐसा तो समझता है कि यहां पे रास्ता जो है, वो सड़क जो है वो हमने ऐसी बना दी, ऐसी उठती हुई सड़क बना दी। या अगर हमने क्या किया, यहां पर ये जो रास्ता है पूरा ऐसा गोल बना दिया, एक ट्रैक बनाया हमने, ऐसा पूरा गोल ट्रैक बना दिया कि यहां पर अब हमने सोचा कि इसके अंदर एक ब्लॉक रखेंगे, उस ब्लॉक को वेग देंगे तो ब्लॉक ढुई ढुई गोल घूम के आ सकता है या नहीं आ सकता है। ऐसा मैंने रास्ता बनाया, ऐसा मैंने रास्ता बनाया, ठीक है। तो यहां पर अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है तो ये ब्लॉक को भी मैंने यू वेग दिया, तो ये यहां पर जाएगा, हो सकता है यहां तक जाए, रुक कर वापस आ जाए, हो सकता है कि यहां तक जाए और वापस आ जाए, हो सकता है यहां तक जाए वापस आ जाए, हो सकता है वापस नहीं आएगा, यहां से गिर जाएगा, वो बताऊंगा मैं, हो सकता है यहां तक जाए और पूरा गोल गोल घूम जाए। तो ये और ये कंडीशन सेम ही है। सर यहां तो रस्सी नहीं बंधी है, हाँ यहां रस्सी नहीं बंधी है, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है हर क्षण पे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है जो इसे गोल घुमाएगा। यहां पर क्या लगेगा, यहां पे रस्सी है जो गोल घुमा रही है, यहां पर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो गोल घुमाएगा। हाँ, गेम ऐसे गेम वेम भी खेलोगे तुमने, जिनमें बहुत सारे गेमों में ऐसी सड़कें बनी होगी, ठीक है। या यहां पर कुछ ऐसे गेम होते हैं जिनमें बोलते हैं कि भैया यहां से गाड़ी लाओ, एकदम तेज लाओ और एकदम तेजी से घुमाओ, तो पूरी गाड़ी घूम जाएगी। उन गेम में आपने ऐसा देखा होगा कि सर यहां तक ले जाते, कभी वापस आती, कभी बार ऐसा होता है यहां से जाती गाड़ी गिर जाती एकदम से, वो वाले गेमों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ऐसी चीजें अगर आपने कभी देखी हो तो यह पूरा रास्ता ही गोल है, गोल रास्ता है ना। मतलब मौत के कुएं का अपडेटेड वर्जन, आपने मौत का कुआं पढ़ा, ऐसे घुमा रहे। अब टिंकू भैया को बोलो, टिंकू भैया मौत के कुएं में अब हम उस दिन आपको देखने आएंगे जिस दिन मौत के कुएं में आप गाड़ी ऐसे से चला दो, ऐसे से चला दो, है ना। 37 व्रत तो बाएं हाथ का खेले, उसका फिजिक्स तो हमने पढ़ लिया, ऊर्ध्वाधर होती गति करवा के बता दो, उस दिन हम टिकट डबल पैसे में खरीदेंगे। क्या बोलते हो यार, कर ले बात टिंकू भैया से, मजा आ जाए कि तुमको बीच में टिंकू भैया खड़ा कर ले, ठीक है, और गाड़ी जो है गोल गोल घुमा दे ऐसी तुम्हारे ऊपर से, तब मजा आए जिंदगी का, वो असली खेल है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर ये ऐसी गाड़ी घुमाएंगे, तो इसमें अभिलंब प्रतिक्रिया लग रहा है, इसमें तनाव लग रहा है। जो कैलकुलेशन में तनाव के लिए कर रहा हूं वैसे के वैसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल के, देख मैंने तो बताया ना कि यहां पर पहुंची गाड़ी, तो यहां पर पहुंची तो ये कोण कितना हो गया सर, थीटा कोण हो गया, तो यहां पर वैसी की वैसी बात हो जाएगी जो मैंने इसमें बोली, ठीक है मामला। अच्छा, तो अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि मान के चलो इस बिंदु को मैंने ए बोला और इसमें मैंने बोला कि यहां पर वेग हो जाए यू, कितना हो जाए वेग यू। तो आप लोग मुझे कैलकुलेट करके क्या बता सकते हो कि जब सर यह बी बिंदु पर पहुंचेगा तो इसका वेग कितना होगा, जब यह सी बिंदु पर पहुंचेगा तो इसका वेग कितना होगा, और यह जब डी बिंदु पर पहुंच जाएगा तो इसका वेग कितना हो जाएगा, डी बिंदु पर पहुंच जाएगा तो इसका वेग कितना हो जाएगा। क्या आप लोग ये कैलकुलेट करके दे सकते हो? बस इतना बता दो मुझे, इसका एक टेबल भी बनवाऊंगा क्योंकि मैं आप लोगों से, है ना, एक टेबल बहुत विशाल काय टेबल बनने वाला है, तो इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ते चले, है ना। यहां पर मेरे पास है बिंदु ए, मुझे लिखना है वेग, हाँ यहां पर मैं लिखूंगा वेग और मैं लिखूंगा तनाव, ओके, तनाव भी अभी हम कैलकुलेट करेंगे। बिंदु ए बी सी डी, तो अगर ए बिंदु पर मैंने बोला वेग u है, तो आप लोग मुझे बताओ, अच्छा पहले एक और छोटी सी कॉलम इसमें ऐड कर लो, कोण, ताकि आपको क्लियरिटी बने। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए बिंदु पर कोण 0 डिग्री है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से? कि सर आपने यहां से शुरू करा, यहीं पर ये तो कोण 0 डिग्री है। अगर यहां तक पहुंचा बी बिंदु तक तो कितने डिग्री कोण हो जाएगा?
कितने डिग्री कोण हो जाएगा? ये क्या पढ़ा रहे हो? ये सभी बच्चे आगे चल के मौत के कुएं के ड्राइवर बनना चाहते हैं। ये सभी बच्चे जो मेरी क्लास में बैठे हैं, सभी चीते, ये एक दिन मेले में अपना खुद का मौत का कुआं लगाएंगे। तो उसका फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं उन्हें, ताकि आगे चलकर ये अप्लाई कर पाए और बेस्ट मौत का कुआं बना पाए। और उस मौत के कुएं का नाम होगा एसपी सर के चीतों का मौत का कुआं। ऐसा कुआं जो है खड़ा सीधा, जिसमें गाड़ी चलेगी सीधे सीधे, हैरत अंदेज कारनामे दिखाए जाएंगे जो इस दुनिया में आज से पहले किसी ने ना देखा, वो आपके सामने होगा। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। देख, तो यहां पर ए क्या होगा? ए जो होगा वो होगा 0 डिग्री। बी पर क्या होगा? बिल्कुल बी पर होगा 90 डिग्री, सी पर होगा 180 डिग्री, डी पर होगा 270 डिग्री। क्या ये सारे कोण समझ में आते हैं? क्या सारे कोण समझ में आते हैं? अच्छा, अब अगर मैं यहां पर वेग लिखूं, अगर मैं वेग लिखूं, तो वेग के लिए हमने क्या लिखा था? वेग के लिए क्या लिखा था? अगर मैंने वेग लिखा तो वेग ए पर लिखूंगा सर यू ही होगा। अच्छा, अब किसी भी क्षण पर वेग का, एक बार वेग का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, √2 वी वेग होगा u माइनस 2g L 1 - cos थीटा। क्या ये वेग का फॉर्मूला बना लिया हमने किसी भी क्षण पर? क्या ये वेग का फॉर्मूला बना लिया? बिल्कुल। तो अब यहां पर हमने यह ए बिंदु पर वेग जो था किसी भी क्षण पर, वो तो सर यू ही होगा, प्रारंभिक वेग बोला हमने। अच्छा, बी बिंदु पर वेग क्या होगा? बी बिंदु पर वेग क्या होगा? तो सर बी बिंदु पर वेग हो जाएगा, यहां पर अगर मैं 90 डिग्री रहूंगा तो सर cos 90 0 होता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा √u² माइनस 2gl। कितना हो जाएगा? u² माइनस 2gl हो जाएगा। करो सॉल्व। ठीक है, चल अब यहां पर अगर मैंने कोण 180 डिग्री देखा तो सी बिंदु पर वेग क्या आ जाएगा? तो क्या सी बिंदु पर वेग लिख सकता हूं मैं √u² माइनस 180। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, कॉपी में वैल्यू रख, सॉल्व कर। यहां पर -1 रखेगा तो 1 -1 हो जाएगा, तो -2 × 2 4gl। चला ले, कॉपी पे पेन चला ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं भी यही हूं, तू भी यही है। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने एक मजेदार बात बोली कि सर क्या बोला कि सर डी बिंदु पर तो 90 डिग्री कोण मिल रहा है। अरे नहीं मेरे प्यारे, मैंने क्या बोला? ऐसा घूम रहा है। तो ये ऐसा घूम रहा है, तो ये घुमा तो पहले 90 डिग्री हुआ, फिर यहां तक पहुंचा तो 180 हुआ, फिर और आगे घुमा तो 270 हुआ, फिर आगे बढ़ा तो 360 हो गया। मैं उल्टा नहीं माप रहा, मैं ऐसा ऐसा घुमा रहा हूं ऐसे। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? हाँ भाई, डी बिंदु पर क्या होगा? cos 270 का मान फिर से 0 होता है। cos 270 का मान 0 होता है। तो यहां पर हमारे पास वेग जो होगा डी बिंदु पर, वेग जो होगा डी बिंदु पर, वह वेग जो होगा वो होगा √u² माइनस 2gl √2gl। आई बात समझ में? क्लियर है मामला? तो ये हमने किसी भी बिंदु पर वेग निकाल दिया है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं पर ही पूछेगा, ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि कुछ 4 इंपॉर्टेंट से पॉइंट हो सकता है आपसे बोले 60 डिग्री पर वेग बताओ, तो 60 डिग्री पर क्या करोगे? यहाँ पर 60 रख लोगे। बोले 30 डिग्री पर वेग बताओ, 30 रख लो, कहानी खत्म, पैसा जब। क्लियर है मामला? आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़ रहे तनाव की तरफ। किसकी तरफ? तनाव। किसी भी बिंदु पर हम निकालेंगे तनाव।
तो तनाव कैसे निकलेगा सर, तनाव का फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो देखो अब तनाव का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं हम, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। यहां पर अच्छा देखो, एक बच्चा बोला सर यू ही क्यों आ रहा है? बेटा यू तो देगा ही ना तुझे, प्रारंभिक वेग कितना है उसी के पदों में निकालना किसी भी क्षण पर वेग। अब बेटा प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा, माइनस ही होगा। एक बार कर सॉल्व, लगा जोर, थोड़ा लगाओ, थोड़ा जोर लगाओ, प्लस नहीं होगा माइनस ही होगा, करो सॉल्व, आएगा। अच्छा अब हमें निकालना है कि किसी भी बिंदु पर तनाव। ओके सर, जैसे यहां पर था तो यहां पर तनाव निकाल सकता हूं, यहां पे तनाव निकाल सकता हूं। तो मैं पहले किसी भी बिंदु पर तनाव निकाल लूंगा, फिर उसमें कोण 0 डिग्री, जैसे अभी करा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 160, 180, 270 रख के कर लूंगा। नहीं यार मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ऐसा मत करवाओ। देखो तो यहां पर यार क्या सॉल्व करके बताओ मैं, मेरा दिल दुख जाता है फिर ऐसे में, मैं सैड फील हो जाता है, फिर मेरे को रातों को सपने आने लग जाते हैं अलग अलग अजीब से, है ना। मेरे को सपनों में आ रहा है कि बच्चे मेरे को पूछ रहे सर 1 -1 -1 2 कैसे होता है। फिर एकदम मैं ऐसे अचानक उठ जाता हूं नींद में, है ना, जोर जोर से चीखें निकल जाती है कि क्या पढ़ाया मैंने तुझे, है ना। इसी चक्कर में आजकल अकेले कमरे में सोना पड़ रहा है। थोड़े दिन में मुझे लग रहा है कि ऐसा ही पढ़ाता रहा तो मुझको जंगल में कमरा लेना पड़ जाएगा, आसपास के लोग घर में नहीं रहना चाहेंगे। अरे भाई साहब इस आदमी से दूर रहो, तो कृपया करके ऐसा ना होने दे मेरी जिंदगी में। ये होगा 1 - cos थीटा, cos 180 का मान -1 होता है, तो ये -1 कर दे तो क्या हो गया, ये हो गया सर 2u² - 2gl, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 + 1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया बेटा। तो 2 होगा, 2 × 2 करेगा 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके, अब हम वेग निकाल रहे, अब हम तनाव निकाल रहे थे। अच्छा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कभी भी जब ये वृत्तीय गति करेगा तो जैसे यहां पर इस बिंदु पर पहुंचा है, तो यह वृत्तीय गति जो है वो इस पथ के अनुदिश कर रहा है, तो इस पर केंद्र की ओर कौन कौन से बल लग रहे, केंद्र की ओर कौन कौन से बल लग रहे। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं तुझे ऐसा फॉर्मूला बताते, देख ऐसा होता है, देख ऐसा होता है, देख ये होता है, वो होता है, और आधे घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन मैं हर एक चीज का फील दे रहा हूं, तो मैं हर एक चीज को डिराइव कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा साथ दे, छोटा छोटा सा डेरिवेशन है, एक एक लाइन का डेरिवेशन है, आपसे बनना चाहिए ये सब कुछ। अच्छा तो यहां पर अगर हम इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर तनाव लिखना चाह रहे, तो तनाव लिखने के लिए हमें बल की जरूरत है। तो यहां पर अभिकेंद्रीय बल कौन कौन दे रहा है, अभिकेंद्रीय बल कौन कौन दे रहा है, तो इसके लिए मैं अलग से एक बार फिर से तुम चाहो तो फोटो बना देता हूं। यहां पर यह पहुंचा था थीटा कोण पर था, क्या था सर, ऊर्ध्वाधर से कोई कोण थीटा पर पहुंचा था। यहां पर यह गेंद जो थी वो ये रही सर। अच्छा अब इस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं सर, एक नीचे mg लग रहा था, तो आपने घटक करवा दी। क्यों घटक करवा दिया उसका कारण भी है, क्योंकि देखो यार यहां पर ये टी तनाव है, तो मुझे पता है कि बल 2 ही तरीके से होना चाहिए, या तो केंद्र के अनुदिश होना चाहिए या स्पर्श रेखीय होना चाहिए, तो ही मैं उसे सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। त्वरण जो है वो 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, अभिकेंद्रीय हो सकता है या स्पर्श रेखीय हो सकता है। तो मैंने वही वाली बात बोली थी कि यहां पर ये कोण भी थीटा होगा, ऊर्ध्वाधर से कोण थीटा, ये भी कोण थीटा, तो ये वाला हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला घटक जो होगा वो mg sin थीटा हो जाएगा। फिर से बना दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस क्षण पर वेग जो है वो v है यहां पर। ओके तो केंद्र की ओर क्या 2 ही बल है, क्या केंद्र की ओर 2 ही बल है ना। देखो ये mg sin थीटा तो स्पर्श रेखीय है, स्पर्श रेखीय त्वरण करवाएगा। तो अभिकेंद्रीय कौन करवा रहा है सर, अभिकेंद्रीय 2 करवा रहे, 2 करवा रहे, t और mg cos थीटा, t और mg cos थीटा। तो यहां पे लिख लो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल कौन कौन देगा, अभिकेंद्रीय बल T तनाव और mg cos थीटा देंगे, mg cos थीटा देंगे। क्यों दे रहे, बात समझ में आ रही है, क्लियर है मामला। ओके सर, तो अब ये बताओ कौन बड़ा है, T बड़ा है या mg cos थीटा बड़ा है। नीतीश कुमार बहुत ही बढ़िया, T बड़ा है या mg cos थीटा बड़ा है। सर T बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये
ऐसे घूम रहा है, मतलब केंद्र ये रहा, तो केंद्र की ओर वाला बड़ा होना चाहिए, तभी तो परिमाणी बल केंद्र की ओर होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि t माइनस एम जी कॉस थीटा जो होगा, t माइनस एम जी कॉस थीटा जो होगा एम वी स्क्वायर बटे में एल के बराबर। कितनों को ये बात चमकी? एम वी, ये टी माइनस कॉस थीटा एफ सी होना चाहिए था और इसे बोल दिया हमने एम वी स्क्वायर बटा एल के बराबर। ए के मान गलत निकाले हैं, क्या हो गया है मंजित कुमार को? ए के मान क्यों गलत निकालेंगे? ए बी सी डी भाई सब सही है, तो क्लास को परेशान मत करे, वरना ऐसी परेशानी हो जाएगी जिंदगी में, फिर समझ नहीं आ पाएगा कि सास कहां से ले और आगे समझ जाओ। चलो देखो, टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर होगा एम बी स्क्वायर बटा एल के। तो अब यहां पर v की वैल्यू तो निकाल चुके हम किसी भी क्षण पर, ओके। हमें तो तनाव निकालना है सर, तनाव। तो t बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटे में एल प्लस एम जी कॉस थीटा के। अच्छा, v क्या होगा किसी भी क्षण पर? v क्या होगा किसी भी क्षण पर? v का क्या होगा किसी भी क्षण पर? मैं ये कहना चाह रहा था कि सांस कहां से ले और आवाज कहां से सुने। देखो, v क्या होगा किसी भी क्षण पर? हाँ, cos 0 1 होता है, तो यहां पर 1 रख, एक बार 1 माइनस 1 0 नहीं हो जाएगा? अच्छा, किसी भी क्षण पर v का फॉर्मूला क्या है? ये रहा सर, v स्क्वायर की वैल्यू, तो ये होगा u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा। और सर इतना खतरनाक, हाँ ये थोड़ा सा खतरनाक बनेगा, इसलिए मैं इसमें लिखना चाहूंगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा बटे में l प्लस एम जी कॉस थीटा। हे प्रभु मदद कर। ओके, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया मुझे और उन्होंने मेरे स्वप्न में आकर बोला कि यहां पर तनाव जो होगा वो एम यू स्क्वायर बटा एल प्लस 3 एम जी कॉस थीटा माइनस 2 एम जी होगा, -2 mg होगा। मैंने सॉल्व किया, आप लोग भी सॉल्व करो, थोड़ा सा खतरनाक सॉल्यूशन होगा। यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा, अंदर ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये वाला mg cos थीटा और ये वाला cos थीटा जुड़कर 2 और 2 3 हो जाएगा, और फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये 2 mg बचाएगा। t थोड़ा सा खतरनाक है, t थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है। अब ये नीट में, हाँ नीट में क्या आता है वो बता दूंगा ना यार, तुम बहुत ही जल्दी में यार। क्या नाम है इसका? पवन। हाँ सर, पवन तो बहुत जल्दी में होता है। हवा कब चल जाए सर पता ही नहीं चलता, कब रुक जाए वो भी पता नहीं चलता। कोई बात नहीं, ये होगा t बराबर एम यू स्क्वायर बटे में एल प्लस 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg, ठीक है। तो यह हमारे पास फॉर्मूला होगा तनाव का। आप चाहो तो सीधे रट्टा मार लो, रट्टा नहीं भी मारोगे तो मैं इसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज बताऊंगा जो आपको याद होना चाहिए। कहीं पर कोई स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पे v स्क्वायर था, इस पूरे पे वर्गमूल था, उसका स्क्वायर ही रख दिया मैंने सीधे सीधे, ठीक है। ये टेंशन ने टेंशन दे दिया, लेकिन आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें है ये याद रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूं सीधे सीधे। यहां पर अब जो वैल्यूज है जो हम लिखने वाले वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूं, एम यू स्क्वायर बटे में एल प्लस 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg, है ना। वृत्तीय गति थोड़ा टफ टॉपिक होता है पूरे फिजिक्स में, है ना, तो ऐसा हल्के में ना लो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब ये बताओ कि अगर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूंगा तो तनाव क्या आ जाएगा? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूंगा तो तनाव क्या आ जाएगा? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूंगा तो तनाव क्या आ जाएगा? तनाव क्या आ जाएगा? तनाव क्या आ जाएगा? तनाव क्या आ जाएगा? ये अब जो निकाल रहा हूं ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ए पर तनाव, बी पर तनाव, सी पर तनाव और डी पर तनाव। ए पर तनाव क्या होगा? ए पर तनाव क्या होगा? सर जब मैं 0 रखूंगा तो cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा एम यू स्क्वायर बटे में एल प्लस 3 mg, ये तो 1 हो गया, माइनस 2 mg, या बचेगा एम यू स्क्वायर बटे में एल
प्लस mg तनाव होगा, प्लस mg तनाव होगा। वैसे ए बिंदु पर तनाव डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। क्या कि यहां पर अगर वेग u है तो सर ऊपर की तरफ तनाव t होगा, नीचे की तरफ mg होगा। तो इसमें कोई घटक वटक लेने वाली बात नहीं थी, ये आसान सी बातें थी जो हमने लिख लिया, mu² प्लस mg होगा। ठीक है। अच्छा, कितनों को ये लगता है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो रस्सी में तनाव बढ़ेगा या घटेगा? कितनों को लगता है कि तनाव बढ़ेगा, कितनों को लगता है तनाव घटेगा? ना ये जैसे घुमा रहा हूं मैं, यहां पर ये घुमा रहा हूं, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो रस्सी में तनाव बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बताओ भाई क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? कैसे कैसे पता करोगे? ये बताओ, ऊपर जब जाएगा तो वेग बढ़ रहा है या घट रहा है? ऊपर जब जा रहा है तो वेग बढ़ रहा है या घट रहा है? ऊपर जब जा रहा है तो वेग बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है सर। तो ऊपर जब जा रहा है तो यदि वेग बढ़ रहा है तो हमने तनाव का फॉर्मूला जो बनाया था उसमें देख ये था mv² प्लस mg cos थीटा। तो ऊपर जाएगा तो यहां पर वेग घटेगा, मतलब तनाव घटना चाहिए, घटना चाहिए। एक बार हम प्रूफ भी करके देख लेते हैं। हम निकालेंगे बी बिंदु पर तनाव। बताओ भाई बी बिंदु पर तनाव क्या होगा? बी बिंदु पर तनाव क्या होगा? यह होगा mu² बटे में l प्लस, अच्छा बी बिंदु पर कोण कितना, 90 डिग्री। cos 90 जीरो होता है तो ये वाला पद तो जीरो हो गया, बचा -2mg। कितना बचा? -2mg। क्लियर है मामला? क्लियर है मामला? क्लियर है मामला? अच्छा, अब इसी प्रकार से सी बिंदु पर तनाव क्या होगा? सी बिंदु पर तनाव क्या होगा? सी बिंदु पर तनाव, तो सर सी बिंदु पर तनाव होगा mu² बटे में l। सी बिंदु पर तनाव क्या हो जाएगा? mu² बटे में l। अच्छा, cos 180 क्या होता है? -1 होता है। जिसको भी डाउट हो लिख लो, cos 180 -1 होता है। तो यहां पर हो जाएगा सर cos 180 -1 तो हो जाएगा -3mg -2mg, या मैं इसे टोटल करके लिख सकता हूं, यह हो जाएगा mu² बटे में l -5mg mu² बटे में l -5mg। क्लियर है? कुछ नहीं, अरे मैं पढ़ा रहा हूं क्या आज? नहीं, मैं बस दो फॉर्मूले बताए उसमें वैल्यू पुट कर करके निकाल रहा हूं। अच्छा, डी बिंदु पर क्या होगा? डी बिंदु पर तो डी बिंदु, देखो डी बिंदु और बी बिंदु पे कहानी सेम ही है। डी बिंदु और बी बिंदु पे कहानी सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम क्षैतिज में है, और एक में ऊपर जा रहा है, एक में नीचे आ रहा है, बस इसके अलावा और कुछ दिक्कत नहीं है, सब सेम है। यह नीचे से ऊपर जाएगा, उसका वेग घटेगा घटेगा घटेगा, यहां पर जीरो हुआ या कम हुआ, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो उतना जितना घटा उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि ये यहां से जितना ऊपर गया उतना ही वापस नीचे आ गया। तो वेग समान होगा। तो अगर वेग समान है तो बाकी सारी चीजें भी समान होनी चाहिए बी और डी पर। तो तनाव जो हो जाएगा डी पर वो हम फिर से लिखेंगे mu² बटे में l -2mg। मेरा मेन मकसद है इससे कि अगर तुम्हें किसी भी बिंदु पर पूछे तो तुम बता पाओ, किसी भी बिंदु पर बता पाओ, है ना। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो तनाव पहले घटेगा घटेगा, क्योंकि वेग घट रहा है यहां तक पहुंचा। फिर उसके बाद में और फिर उसके अंदर नीचे आएगा तो वेग बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, अधिकतम हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए बिंदु पर तनाव जो है वह मैक्सिमम है, ए बिंदु पर वेग भी मैक्सिमम है, तनाव भी मैक्सिमम है, और सी बिंदु पर वेग भी न्यूनतम है और तनाव भी न्यूनतम है। वेग भी न्यूनतम है और तनाव भी न्यूनतम। हाँ, डायरेक्ट याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है मामला? अब हम इसमें कुछ छोटे छोटे से सवाल, अब हमारी औकात हो गई, हम छोटे छोटे से सवाल कर सकते हैं, छोटे छोटे से सवाल कर सकते हैं। जैसे एक बार की बात है, सवाल में ना जब जेई में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, आज से बहुत पहले के जमाने में ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होती, थ्योरेटिकल एग्जाम होती, लिख कर आना पड़ता था 90 के दशक में। तब ऐसा पूछा गया एक बार कि ये बताओ या ये प्रूव करके दो कि जब भी ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति होती है तो अधिकतम और न्यूनतम तनाव में जो अंतर होता है वो 6 mg के बराबर होता है। अधिकतम और न्यूनतम तनाव में अंतर जो होता है वो 6 mg के बराबर होता है। मतलब क्या होगा कि जैसे यहां पर ये हमने घुमाया, ऐसे हमने घुमाया, देखो
ऐसे घुमाया, थक 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 थक, देख ले के बाद टेस्टिंग कर ले सब सही चल रहा है ना मामला। हाँ सही तो चल रहा है, ठीक है चलो छोटा घुमाते ताकि मामला सही रहे। हाँ तो यहां पर अधिकतम और न्यूनतम तनाव, मतलब सबसे नीचे तब तनाव सबसे ज्यादा है, सबसे ऊपर जाएगा तब तनाव सबसे कम हो जाएगा। तो यहां पर अधिकतम और न्यूनतम तनाव में अंतर जो होगा वो 6 mg होगा। ये प्रूव करके बताओ, ठीक है। तो हम भी ये प्रूव करना चाहेंगे क्योंकि ये मजेदार बातें हमसे किसी ना किसी रूप में पूछ सकता है नीट के एग्जाम में। तो हम यहां पर लिखेंगे मैक्सिमम, एक क्वेश्चन के रूप में लिख लो या पॉइंट बना लो, स्टार पॉइंट। ऊर्ध्वाधरवतीय गति में लिख लो, ऊर्ध्वाधरवतीय गति में अधिकतम तनाव माइनस न्यूनतम तनाव बराबर होता है 6 mg के। टी मैक्स माइनस टी मिनिमम बराबर होगा 6 mg के। अब यह इस बात पे निर्भर ही नहीं करता कि आप कितना तेज घुमा रहे हो कितना धीरे घुमा रहे हो, अगर वो पूरा चक्कर काट रहा है तो अधिकतम और न्यूनतम तनाव में जो अंतर आएगा वो 6 mg आएगा, हमेशा आएगा। उसमें फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना तेज घुमा रहे हो कितना धीरे घुमा रहे हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे एक बार प्रूव कर लेते। सर ये मैक्सिमम होगा mu² L प्लस mg, mu² L माइनस 5 mg। तो ये न्यूनतम हो गया क्योंकि इसमें 5 mg घटा है, इसमें से mg घटा है, इसमें से 2 mg घटा है। तो सर ये इससे तो कम है, ये इससे भी, ये वाला जो है वो इससे भी कम है, न्यूनतम है इस बिंदु पर। तो एक बार हम प्रूव कर देते हैं। कैसे करेंगे प्रूव? टी मैक्स अधिकतम तनाव आया है mu² L प्लस mg सबसे नीचे, अच्छा न्यूनतम mu² L माइनस 5 mg, माइनस 5 mg। तो माइनस साइन अंडर मल्टीप्लाई होगा बेटा mu² L प्लस mg माइनस mu² L प्लस 5 mg। तो mu² L mu² प्रारंभिक वेग कट गया, 5 और 1 6 mg हो गया। कितना हो गया? 6 mg। तो आप सीधे सीधे याद रख सकते हो कि यहां पर अधिकतम और न्यूनतम तनाव में जो अंतर होता है वह 6 mg होता है। कहां पर है? ए और सी बिंदु पर। कहां पर है? ए और सी बिंदु पर। क्लियर है? ये छोटी सी कहानी सभी को क्लियर है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जितना हमने पढ़ा, मतलब जितना हमने मेहनत करी, उस सबका रिजल्ट लेने का टाइम आ गया अब हमारे पास, है ना। मैंने बोला आधा घंटा लगेगा, तो ये हमने सारी मेहनत कर ली, अब रिजल्ट लाने का टाइम है हमारे पास, अब आएगा मजा, ठीक है। कैसा मजा आने वाला है सर, क्या रिजल्ट मिलने वाला है, देखिए। अब ये जो हमने पढ़ा, ये सब में हमने बेसिक सारी चीजें हमने डिराइव कर ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कि हमें कंडीशंस निकालनी है। कैसी कंडीशंस? हमें क्या पूछा जाएगा? हमें बोलेगा कि मान के चलो यहां पर, अब ध्यान समझना, यहां पर ये था, इसे मैंने कुछ वेग दिया, तो देखो ये वेग दिया, ये ऐसा घूमने लगा। अच्छा, मान के चलो मैंने और ज्यादा वेग दिया, तो ये देखो ये यहां तक गया और वापस आ गया। देखो ध्यान समझना, वेग बढ़ाया तो यहां तक गया और वापस आ गया, मतलब पूरा नहीं घूम पाया। अगर मैंने इसे और ज्यादा वेग दिया तो पूरा घूम गया। हाँ सर, और ज्यादा वेग दिया, ये कम हुआ तो ये ऊपर तक गया वापस आ गया, और ज्यादा वेग दिया तो पूरा घूम गया। तो ये कितना वेग रिक्वायर्ड होता है या कितने वेग की आवश्यकता है इसे पूरा घुमाने के लिए, है ना। मतलब अगर आपको इसको पूरा घुमाना है हमेशा, तो न्यूनतम बिंदु पर कितना वेग रखना होगा, है ना, या नीचे वाले बिंदु पर कम से कम कितना वेग रखो ताकि ये पूरा घूम जाए, कम से कम कितना वेग रखो ताकि यह पूरा घूम जाए। अगर कम वेग दिया तो सर ये यहां तक जाता है वापस आ जाता है, तो ये क्या हो रहा है, यह सरल लोलक की भांति व्यवहार कर रहा है। लेकिन अगर मैंने किसी बीच वाला वेग दिया था तो ये यहां तक गया था और ये सर वापस आ गया, देख यहां तक गया और वापस आ गया। ये ना तो सरल लोलक की तरह घुमा, ना तो पूरा ऊपर गया, ये आधे रास्ते तक गया और वापस आ गया। तो ये कंडीशन क्या होती है वेग की, ये हमें डिराइव करना है या ये हमें अब समझना है। बस ये 3 इंपॉर्टेंट सी कंडीशन होती है इसमें, फिर छोटे मोटे सवाल रहते, आपसे सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अरे चिंता ना करो, अच्छे से बंधा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी से भी 10-10 रुपए नहीं मांगे जाएंगे। हाँ भाई,
दो बच्चे टेंशन में आ गए थे, सर मेरे को धक धक हो रही लाए, धीरे घुमाओ। कोई बात नहीं, देखो यहां पर, हाँ भाई कल सुबह मॉर्निंग में क्लास ले लो, कल सुबह मॉर्निंग में क्लास ले लो, बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई कल सुबह और मॉर्निंग में क्लास कितने लोग चाहते हैं? क्या कल सुबह मॉर्निंग में क्लास चाहते हो आप लोग? हरिओम पाटीदार क्या बोल रहा है? पूरे एलईडी के पैसे मैं दे दूंगा, एक बार ईट से एलईडी फोड़ दो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अभी तो तुम्हारे खुद के कोर्स के तो ठिकाने हैं नहीं, तुम्हारा कोर्स कभी भी 2-2 दिन के लिए ब्लॉक हो रहा है आजकल। हो सकता है कि आने वाले समय में 1 हफ्ते के लिए भी ब्लॉक हो जाए। अपना कोर्स तो बचा लो पहले, फिर एलईडी के पैसे दे देना। चले ठीक है, काफी सारे बच्चे मना बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, काफी सारे बच्चे मना बोल रहे हैं। हाँ मतलब एक बैच पता नहीं क्या चल रहा है, एक बैच में बहुत सारे बच्चे हाँ बोल रहे हैं, एक बैच में बहुत सारे बच्चे ना बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शाम को ही क्लास ले लेंगे, शाम को ही ले लेंगे। देखो हाँ भाई, तो यहां पर अब काम की बातें करते हैं। हम ये समझ रहे कि हम कितना न्यूनतम वेग दे, या आप ऐसा समझ एक कंडीशन लिख लो, केस करके लिख लो या कंडीशन करके लिख लो। पूर्ण चक्कर कराने के लिए, पूर्ण ऊर्ध्वाधर चक्कर वैसे लिख सकते हो, यहां पर वैसे लिखने की बात नहीं, हम ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति पढ़ रहे, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो पूर्ण ऊर्ध्वाधर चक्कर कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग, ब्रैकेट में लिख लो यू का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए ताकि ये पूरा घूम जाए, पूरा घूम जाए। ठीक है, पूरा घूम जाए। तो देखो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अगर हमें इसे पूरा घुमाना है तो उसके लिए हमें कितना न्यूनतम वेग देना पड़ेगा। शाम को और इवनिंग में क्लास ले लो, ठीक है, शाम को और इवनिंग में ही क्लास लेंगे। देखो अब यहां पर ध्यान दो कि हमें न्यूनतम कितना वेग दे हम ताकि यह पूरा चक्कर घूम जाए। तो देखो क्या चक्कर है यहां पर कि अगर इसे पूरा चक्कर घुमाना है तो यह चक्कर कैसे चलेगा। तो यहां पर मैं कितना वेग दूं, तो मैं इतना वेग दूं कि यह जस्ट ऊपर तक पहुंच जाए। सोच 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 सोच, ध्यान से सोचना इस बात को। मेरे को ये नहीं, इसको मेरे को पूरा नहीं घुमाना मेरे को पूरा, मेरे को बस इतना करवाना है कि यहां से ऊपर जाता तो वेग घटता है, ऊपर जाता तो वेग घटता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता तो वेग कम होगा। मैं कुछ ऐसा करा दूं सर, ऐसा चक्कर चला दूं कि यहां तक पहुंच जाए। अगर मैंने यहां तक पहुंचा दिया तो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगा तो फिर से इसका वेग बढ़ेगा और ये कंप्लीट चक्कर लगा देगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? यहां पर भी वही होगा कि सर मैं यहां पर इसको वेग दूं तो कितना वेग दूं कि यह पूरा चक्कर काट जाए। तो इसके लिए मैं यहां पर वेग दूंगा तो ये वेग इतना हो कि ये जस्ट यहां तक पहुंच जाए, यहां से नीचे ना गिरे, बस यहां तक पहुंचे और थोड़ा सा वेग ज्यादा होगा तो ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ गया तो फिर से ये घूमता जाएगा, क्योंकि नीचे जाएगा तो वेग बढ़ता जाएगा फिर से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उच्चतम बिंदु पर दो चीजें देखेंगे। उच्चतम बिंदु पर वेग देखेंगे, उच्चतम बिंदु पर तनाव देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान सुनना मेरी इस बात को। अगर हमने उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य कर दिया, उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य कर दिया, तो उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य किया तो क्या होगा सर, उच्चतम बिंदु पर का जस्ट वेग शून्य हो गया और तनाव भी नहीं बचा इसके अंदर। तनाव नहीं बचा मतलब रस्सी टाइट नहीं बची, तो सर ये सीधा भट्ट से नीचे गिर जाएगा। हो सकता है यहां तक पहुंचे और भट्ट से नीचे गिर जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि सीधे नीचे गिरे, मैं चाहता हूं पूरा घूमता रहे। मतलब ये यहां पर जब पहुंचे तो रस्सी में तनाव बचा हुआ रहना चाहिए, रस्सी टाइट रहनी चाहिए, रस्सी कसी हुई रहनी चाहिए, रस्सी टाइट रहना चाहिए। अगर रस्सी टाइट या रस्सी कसी भी रह गई तो ये आगे बढ़ जाएगा और मजेदार तरीके से पूरा घूम जाएगा। आई बात समझ में?
है ना, तो यहां पर तनाव रह जाए या तनाव जस्ट जीरो से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो यहां पर सी बिंदु पर तनाव, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि सी बिंदु पर जो तनाव है सर वो जस्ट जीरो हो जाए या जीरो से थोड़ा सा ज्यादा बचे। तो यहां पर क्या होगा, सी बिंदु पर अगर तनाव देखे तो सर सी बिंदु पर तनाव क्या रहा, अब देखो अब यहां पर ये मजा है कि हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमने सी बिंदु पर तनाव ऑलरेडी निकाल लिया। कितना है, यह है mu² बटे में L माइनस mg माइनस 5 mg बराबर हो गया जीरो के। तो ये 5 mg उधर जाएगा तो mu² बटे में L माइनस 5, ये बराबर होगा 5 mg के। m से m कट जाएगा, ये L उधर चले जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी √5 mg या √5 Lg या gl भी लिख सकते हैं। तो यह वह न्यूनतम वेग आया है √5 gl। अगर हमने न्यूनतम बिंदु पर, मतलब यहां पर ये देख ध्यान समझ, यहां पर अगर मेरे को कितना वेग देना चाहिए, तो अगर मैंने यहां पर √5 gl वेग दिया, √5 gl या उससे ज्यादा वेग दिया तो ये पूरा घुमा, वरना ये पूरा नहीं घूमने वाला। √5 gl वेग दू या उससे ज्यादा वेग दू तो ही ये पूरा घूमेगा, वरना ये पूरा घूमने वाला नहीं है। क्या ये छोटी सी बात सभी को चमकती है? ये ऐसा 5 gl से ज्यादा वेग देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगर मैंने √5 gl ही वेग दे दिया, जस्ट घुमा दिया, तो उसमें अब हमसे पूछ सकता है कि भैया ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर, डी बिंदु पर तनाव और वेग क्या होगा। फिर से पूरी कहानी, पूरी गाथा क्या कि अगर मैंने √5 gl वेग दिया तो यहां पर जहां जहां u है वहां पर 5 gl लिखकर मुझे तनाव, वेग और बाकी सब कुछ कैलकुलेट करके बताओ। क्या कर सकते हो? हाँ, इसका तो रट्टा लगाना है √5 gl का, तो क्या कर सकते हो, है ना। जैसे मैं एक चीज करके बताता हूं कि यदि वेग √5 gl है तो न्यूनतम बिंदु पर वेग 5 gl है, तो यहां पर सी बिंदु पर वेग क्या होगा, सी बिंदु पर वेग, तो सर सी बिंदु पर वेग का फॉर्मूला है √u² माइनस 4gl, तो ये हो जाएगा √u² माइनस 4gl। तो या u की वैल्यू हो जाएगी √5gl का स्क्वायर माइनस 4gl, ठीक है। ये क्या है, 5gl का वर्गमूल है, उसका स्क्वायर माइनस 4gl, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5gl माइनस 4gl। तो ये 5gl माइनस 4gl जो होगा वो √gl बचेगा। कितना बचेगा, √gl बचेगा। ये होगा BC के बराबर या C बिंदु पर वेग के बराबर, ठीक है। मतलब कुल मिला के कहानी में मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर इस बिंदु पर जब मैंने √5 gl वेग दिया तो उच्चतम पहुंचा, उच्चतम पर भले ही तनाव शून्य हो गया लेकिन वेग बच गया, हल्का सा वेग बच गया √gl, तो वो वेग उसे और आगे ले जाएगा, और जैसे ही आगे जाएगा फिर रस्सी टाइट हो जाएगी, तनाव हो जाएगा और वो पूरा हमेशा घूमता रह जाएगा। क्लियर है मामला, आया समझ में? तो इसी प्रकार से जैसे मैंने इसमें सी बिंदु पर वेग बताया, आप बी बिंदु पर भी बता सकते हो, डी बिंदु पर भी बता सकते हो। अभी मैंने कंडीशन बताई आपको न्यूनतम वेग √5 gl की, जरूर नहीं √5 gl दे, √5 gl से ज्यादा होना चाहिए वेग, ये मिनिमम वेग है, ये होना चाहिए √5 u मिनिमम लिख देता हूं यहां पर, ये √5 gl है। मतलब कि यदि वेग u का मान के चलो, अगर मैंने बोला u का मान ज्यादा हुआ √5 gl से, या r भी लिख सकते, त्रिज्या भी लिख सकते, से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रस्सी की लंबाई वो त्रिज्या ही होगी। तो यह पूर्ण चक्कर लगाएगा, क्या करेगा, पूर्ण चक्कर लगाएगा। पूर्ण चक्कर लगेगा, पूरा गोल घूमेगा √5 gl से, ठीक है। अच्छा सर, अगर इससे कम हो गया तो अब क्या होगा? अब मेरे लिए सवाल है कि इतना तो सर समझ में आ गया √5 gl, इससे कम हुआ तो क्या होगा? सर ऊपर भी तो C पर ही निकाला था, बेटा मेरा C पर, D पर, A पर सब पे निकाल के पता था, ये U के पदों में था कि प्रारंभिक वेग U कुछ होगा। अब मैं U का मान जान चुका हूं कितना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यह बताओ
कि यहां पर देखो ये एग्जैक्टली ये वाली जो कहानी है ना √5GL, ये वैसी ही बात करी। आपने कुछ स्केटिंग वालों को देखा होगा जो क्या करते हैं कि यहां पर एक स्केटिंग बोर्ड होता है और एक सुंदर कन्या इस पे स्केटिंग करती है और एकदम तेजी में घूमकर जाएगी और पूरा घूमकर आ जाएगी। देखे ऐसे वीडियो? तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर यह पूरा ऊपर तक गई थी स्केटिंग लेकर और वापस आ गई, मतलब यहां पर वेग उसका √5GL रहा होगा या GR रहा होगा, इस कंडीशन में त्रिज्या R है तो ये पूरा घूमकर वापस आ गई। आई बात समझ में? अच्छा, अब अगर मान के चल वेग √5GL है ना, न्यूनतम वेग √5GL था। अच्छा सर, लेकिन इससे भी कम हो गया तो क्या होगा? इससे भी कम हो गया तो क्या होगा? देखो अब हमें वापस से यहां पर जाना पड़ेगा इन वालों फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, अगर मान के चल मैंने सोचा कि यार ये मेरा जो ब्लॉक है वह इतना कम वेग हो जाए कि यहां तक भी ना पहुंच पाए, मतलब ये ऐसा गया ऐसा, सरल लोलक के भांति व्यवहार करने लगे, तो क्या होगा? तो सर ये पूरा नहीं घूमेगा, यहां तक जाता है वापस आता है, यहां तक आता है, मतलब यहां तक भी नहीं जा रहा है सर, यहां तक भी नहीं जा रहा है, चलो यहां तक पहुंचा दिया मैंने, तो क्या होगा सर? यहां तक जाता है वापस आता है, यहां तक जाता है वापस आता है, इससे ज्यादा नहीं जा रहा है। तो अगर मुझे बस यहां तक बी बिंदु तक पहुंचाना है तो उसमें क्या होगा? उसमें यहां पर बी बिंदु पर, अच्छा तो सर मैं जस्ट बी बिंदु तक पहुंचाना चाहता हूं, तो बी बिंदु पर अगर मैं तनाव शून्य करूं या वेग शून्य करूं आंसर सेम ही आता है, वैसे तनाव से ही निकाल लेते हैं हम बी बिंदु पर। ठीक है, तो यहां पर अगली कंडीशन जो हम डिस्कस करना चाह रहे क्या है कि यदि मान के चलो, यदि u का मान जो है ना, यदि v ऐसा बोल देते हैं, यदि b पर t शून्य हो जाए तो क्या होगा? सर b बिंदु पर तनाव या वेग भी लिख सकते हो, बात बराबर ही है, क्योंकि यहां पर b बिंदु पर अगर तनाव देखो तो यह फॉर्मूला है mu²/L -2mg। तो अगर इसको 0 करोगे आप तो आंसर कितना आएगा? सर ये हो जाएगा mu²/L -2mg, तो ये mg इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2mg बराबर होगा mu²/L के, m से m कट जाएगा, या ये हो जाएगा √2GL, क्या हो जाएगा? √2GL u की वैल्यू। ठीक है, √2GL। अच्छा सर, वेग को शून्य करते तो भी सेम आंसर आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेग क्या था बी बिंदु पर? वेग क्या था? सेम आंसर आता, एक बार आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना। बी बिंदु पर वेग क्या था? बी बिंदु पर वेग था सर √u² - 2GL। ठीक है, इसको 0 करोगे, देखो बी बिंदु पर वेग शून्य करो, तनाव शून्य करो, सेम आंसर आता है, लेकिन ऊपर जाने पे मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, वहां पे तनाव पहले 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा u² - 2GL। अच्छा, स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 0 बराबर u² - 2GL, या 2GL इधर आ जाएगा का वर्गमूल, ये u के बराबर होगा। मतलब वेग जो होगा बी बिंदु पर वो √2GL या उससे कम हो, तो ये सरल लोलक के भांति व्यवहार करेगा। किसके भांति व्यवहार करेगा? ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, है ना। यहां पर अगर मैंने वेग दिया और ये ऊपर तक गया वापस आ गया, ऊपर तक गया वापस आ गया, ऊपर तक गया वापस आ गया, मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ √2GL से कम वेग दिया है मैंने, तो किसकी भांति व्यवहार करेगा? सरल लोलक के भांति व्यवहार करेगा, क्लियर है कहानी? तो इसको भी एक बार मैं एक टेबल सा भी बना के दे रहा हूं आपको। यहां पर ये जो कंडीशन मैंने लिखी थी ना, ये वाली कंडीशन, इसमें अगर हमने लिखा कि u का मान न्यूनतम बिंदु पर वेग कम हो गया √2GL से, है ना, कम हो या बराबर हो √2GL से, तो यह दोलन करेगा। क्या करेगा? दोलन करेगा। ये इस यहां से इधर जाएगा, फिर आएगा, जाएगा, फिर आएगा, और यही चलता रहेगा। ठीक है, लास्ट कंडीशन कि सर अगर मान के चलो मैंने वेग दिया √2GL से ज्यादा और √5GL से कम, मतलब यहां पर सर मैं इतना भी नहीं दे रहा हूं कि ये लोलक करे,
इतना ज्यादा भी नहीं दे रहा हूं कि पूरा घूम जाए, मैं कुछ इसे ऐसा घुमाना चाह रहा हूं, यहां तक इतना वेग दिया। तो देखिए ये अगर अब फील करना है, इसको फील करना क्या होता है, जैसे ही मैं इसे वेग √2gl से थोड़ा सा ज्यादा दूंगा तो ये यहां तक तो चले जाता है, यहां तक तो चले जाता है, यहां तक भी चले जाएगा, लेकिन फिर इसके बाद में इसके प्राण सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रस्सी है ना, ये इसका साथ छोड़ देती है। क्या करे बेचारा, जिसके भरोसे ऊपर गया था उसी ने साथ छोड़ दिया। क्यों? कैसे साथ छोड़ दिया? रस्सी में तनाव 0 हो जाता है। क्यों? रस्सी में देख √5gl, ध्यान सुनना मेरी बात को, √5gl तनाव होगा, √5gl वेग होगा तो इस बिंदु पर तनाव 0 होता है, ठीक है। उससे कम हुआ तो कहीं पर बीच में तनाव 0 हो जाएगा, और अगर बीच में तनाव 0 हो गया तो यह वहीं से गिरकर फिर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। पूरा नहीं घूमेगा। तो देखो एक बार ट्राई करते हैं हम, ये देखो ये गया, हाँ आया, बात आया, बीच में से वापस आ गया। देखो यहां तक गया और वापस आ गया, ठीक है, यहां तक गया और वापस आ गया। क्यों? कि रस्सी देखो, अगर तुम ध्यान से देखो ऐसा होता है, ये यहां तक जैसे ही जाता है तो रस्सी थोड़ी सी ऐसी हो जाए, ढीली हो जाती है। इस वजह से अब इसका हो गया कि भैया अब मेरे को केवल mg बल के अनुदिश ही गति करना पड़ेगा, और वो वापस आ जाता है। आई बात समझ में? तो यहां पर अगर वेग का मान √5gl और √2gl के बीच में होगा, √5gl और √2gl के बीच में होगा, तो उस कंडीशन में यह पूर्ण चक्कर भी नहीं लगाएगा, दोलन भी नहीं करेगा, है ना। यह क्या, यह कुछ फोटो के माध्यम से बता देता हूं। यहां पर यह यहां से कुछ निकला, यहां तक जाएगा और यह अधूरा चक्कर लगाकर वापस से गिर जाएगा, है ना। ये पूरा गोल नहीं घूमने वाला, पूर्ण चक्कर नहीं लगेगा। ठीक है, मामला क्लियर है? तो यह 3 इंपॉर्टेंट सी कंडीशन होती है ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में। जो मैंने इसमें सबसे ज्यादा बस यही 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसके अलावा और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने आपको यहां पर √2gl √5gl से बताया, एग्जैक्ट यही बातें जो है वह यहां पर स्केटिंग वाले में या एक गाड़ी को भी लेकर कर सकते, वहां पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल नॉर्मल होगा, ठीक है। मतलब जहां मैंने तनाव लिखा है वहां पर नॉर्मल आ जाएगा, बाकी सारी की सारी कंडीशन सेम होगी, और लंबाई की जगह त्रिज्या आ जाएगी। वहां पर रस्सी की लंबाई नहीं होगी, वहां पर जो वृत्तीय पथ होगा उसकी त्रिज्या होगी। क्लियर है मामला? तो यह सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरे विचार से हमको कल एक और क्लास रखनी चाहिए वृत्तीय गति पर। क्या कहती है जनता? कल हमें एक और क्लास रखनी चाहिए वृत्तीय गति पर, है ना। हो सकता है कि कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूं 1-1.5 घंटे की वृत्तीय गति पर। कल जैसे काफी सारे बच्चे बोल रहे कि सर सुबह क्लास हो जाए, तो एक सुबह क्लास कर लेते हैं जिसमें हम वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण कर लेंगे, है ना, और वृत्तीय गति पर कुछ इंपॉर्टेंट सी चर्चाएं कर लेते हैं। तो कल क्या 2 बजे से क्लास कर ली जाए, 2 बजे से क्लास कर ली जाए, जिसमें हम वृत्तीय गति ही पढ़ेंगे, वृत्तीय गति पर ही उदाहरण भी करेंगे, और कल फिर 4 बजे से जो क्लास होगी, है ना, कल 4 बजे से मतलब जो रेगुलर क्लासेस हमारी चलती है उसमें हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। यह चैप्टर का थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, वैसे 90% सवाल आप खुद कर ले जाओगे, 90% आप खुद कर ले जाओगे, बस मुझे कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे छोटे मोटे से, और कुछ क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कल ध्यान से सुनेंगे। बैच 1, बैच 2 में कामेश सर का एक्स्ट्रा वाला जो पोर्शन चल रहा था वो खत्म हो चुका है। अरे कल कामेश सर का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। कल फास्ट भी है, कल मेरा भी फास्ट है, चिंता ना करो, कल सब फास्ट करेंगे, ठीक है, एकदम फास्ट चीजें करेंगे। हाँ, तो कल 4 बजे केमिस्ट्री होता है, होने दो,
उसको भी हम बदल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कल 2 बजे से, हम 2 बजे से देखो 3 बजे तक भी क्लास होती है, 3:30 भी हो सकता है, ठीक है, उसका कोई गारंटी नहीं है। कल 1-1.5 घंटे की क्लास रखेंगे जिसमें हम इसके क्वेश्चन, केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा कल की क्लास में, केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। वो एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास होगी। उसके बाद में मैं अगली क्लास से आपको द्रव्यमान केंद्र और संघट पढ़ाऊंगा, द्रव्यमान केंद्र और संघट पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो कल मिलेंगे हम 2 बजे की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।